बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे। नाज़रीन, बड़े अरसे बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है और यकीनन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज काफ़ी टाइम बाद जो है वो मुझे खुशी भी हो रही है कि मैं वापस अपने शो में आई हूँ और आप लोगों को भी ज्वाइन किया है और यकीनन आप लोगों को भी खुशी हो रही होगी कि ये शो जो है दोबारा एक नए सिरे से मैं इसको स्टार्ट करूंगी और आप लोगों की भरपूर जो है मुझे सपोर्ट भी चाहिए होगी। और इसके साथ ही जनाब अपने शो का आगाज करते हैं। हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे, आपका और मेरा साथ रहेगा 10 से 12 तक। उसमें आप लाइव कॉल भी कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कोई भी अच्छी बात भी शेयर कर सकते हैं। गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे। टॉपिक जिस तरह के आजकल के बहुत सारे मसाइल भी चल रहे हैं उन पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब, आज की नेकी की बात। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है कि उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह का जिक्र किया करो और कलमा भी पढ़ा करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मैं उस आदमी की भी शफाअत करूँगा जिसने एक मर्तबा भी कलमा पढ़ा होगा। इसलिए अपना वक्त ज़ाया ना किया करो। दफ्तर जाते हुए, आते हुए, मुलाजमत पे जाते हुए, आते हुए, वज़ू हो या न हो, हमें कलमा पढ़ना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के हम भी मुस्तहिक बन जाए। अल्लाह मुझे भी आपको भी चलते फिरते कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी नाज़रीन, आप लेकिन आज के जो है सेगमेंट उसमें नेकी की बात भी जो है वो भी हम शेयर करते हैं ताकि हम अच्छी बात भी जो है वो लोगों तक पहुंचा सकें। और इसके साथ ही हम भी ये बात करूंगी कि आज जो है शो में हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं। ख्वाजा सगीर अहमद हमारे साथ हैं, सदर जो है वो किसान बोर्ड से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत। अच्छा जी, आज जैसे मंडे का दिन है उसके हवाले से भी बात करेंगे और आज जिस तरह किसानों का भी जो है वो बहुत सारे मसाइल चल रहे थे उस टॉपिक से भी रिलेटेड आपसे बात करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं किसान बोर्ड की तरफ से भी और अपनी तरफ से रोहित चैनल का मशकूर हूँ कि हमेशा उन्होंने किसान की आवाज़ को पहुँचाने के लिए कोशिश की है और हमेशा ये कर रहे हैं कोशिश, काफ़ी अरसे से ये जारी है। और ये रोहित टीवी का ही मैं कहता हूँ जनूबी पंजाब के जितने भी चैनल हैं उनमें ये मुनफरिद है कि हर हवाले से किसान की सपोर्ट करते हैं, चाहे कोई भी मसला हो उसके हवाले से। ये जो मंडे का दिन है ये तो आगाज़ का दिन होता है, काम का दिन होता है, लोग काम पे जा रहे होते हैं। ये टाइम भी ऐसा है, लोग चले गए हैं, कुछ जा रहे हैं, तो ये वर्किंग डे होता है, पहला दिन होता है। हाँ जी, और एक दिन की छुट्टी के बाद लोग करते हैं, काम करते हैं। तो किसान तो छुट्टी करता ही नहीं है। हाँ, मैं यही अभी कहने लगी थी कि किसान जो हमारे हैं वो तो बिल्कुल इस तरह छुट्टी इंजॉय भी नहीं कर सकते। उनका तो काम जो चल रहा है वो तो उसी तरीके से, वो तो मुसलसल है, दिन रात का काम, दिन रात का काम है। अब फसल तैयार होने के करीब है, उस पे पूरी पूरी पहरेदारी होती है फसल पे। तो ये तो पूरा पूरा एक बड़ा सारा काम है किसान जो करता है, दिन रात करता है। रात को ये वारे बंदियां होती हैं, कभी पानी को सुबह को दिन को लगाना होता है, कभी फिर अगली दफा रात पूरी पानी लगाना होता है। काफी मेहनत वाला काम है और हम लोग सोचें तो वो लोग बिल्कुल जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठते हैं और फौरन अपने काम की तरफ जो है उनका रुझान होता है। अच्छा ये बताएं जी जी। अच्छा ये बताएं, जिस तरह आजकल हम देख रहे हैं किसान जो है वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं, क्या समझते हैं क्या क्या मसाइल हैं ऐसे जो अभी तक हल नहीं किए जा रहे और जरूरत है कि उनको ठीक किया जाए? हमारा ये है कि जी सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी हुकूमत, आज से 75 साल हो गए पाकिस्तान को वजूद में आए हुए, कोई भी हुकूमत आई है उन्होंने इस पे कोई ख़ास तवज्जो नहीं, खासकर किसान कम्युनिटी पे, फार्मर्स पे कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। जुज़वी तौर पे तवज्जो दी जाती है, मुकम्मल तौर पे तवज्जो दी नहीं जाती। ये ज़रई मुल्क है, ज़राअत स्क्वीज़ हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता आबादियाँ बढ़ रही हैं। जैसे मुल्तान का एरिया, बागात कट रहे हैं यहाँ से,
लेकिन ज़राअत का फिर भी 60% अभी तक मौजूद है पाकिस्तान की पूरी इन्हिसार ज़राअत पे। असूली तौर पे जितने भी इनपुट्स हैं उन पे तवज्जो देने की ज़रूरत होती है और फार्मर्स कम्युनिटी को उठाने की ज़रूरत होती है, उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। हमने देखा है कि पिछले 75 सालों में बिलअमूम इस हुकूमत में तो बिल्कुल ही काम को खराब करके रख दिया, तबाह करके रख दिया। इस इंडस्ट्री, समझ लें कि इंडस्ट्री है ना। जी जी बिल्कुल, ये ऐसे ही है। किसान एक इंडस्ट्री है पूरी की पूरी। जब आप दूसरी इंडस्ट्री को बढ़ाने की, उनको बूस्ट अप करने की कोशिश करते हैं तो इस इंडस्ट्री को क्यों नहीं बढ़ाया जाता जिसका इकोनॉमी का इन्हिसार ही किसान पे है, आपकी ज़राअत पे, आपकी मैशत का इन्हिसार ज़राअत पे है। आपकी गंदम यहाँ से आती है, आपकी साल की पूरी ज़रूरत पूरी होती है, आपके चावल यहाँ से आते हैं। अच्छा, एक वक्त था कि आपके मुल्क का चावल पूरी दुनिया में सब टॉप क्लास पे होता था। आज बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया। क्यों निकल गया? इसलिए कि हमारे फार्मर्स को उस हवाले से सपोर्ट ही नहीं की जाती। सपोर्ट नहीं किया जाता। बाहर भेजने के लिए उसको सपोर्ट नहीं है, कैसे भेजा जाए, चावल कैसे भेजा जाए, दूसरे अजनास कैसे बाहर भेजा जाए। हमारा फ्रूट, दुनिया का सबसे अच्छा फ्रूट हमारे यहाँ पैदा होता है। ऐसे ही है, हमारा माल्टा, या माल्टे का सीजन गुजर रहा है, आप देखें पूरे मुल्क में माल्टा होता है। अगर ये बहर जाए तो पाकिस्तान को देखें, जो आने वाली चीजें हैं हम टैक्स देते हैं, पैसा हमारा बहर जाता है। जो हमारे अपनी चीजें हैं जो बहर जाएंगी, पैसा हमारे पास आएगा, रेवेन्यू हमारे पास आएगा। लोग तो इस पे ज्यादा, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी ममालिक हैं जो ज़राअत पे, इस पे उन्होंने तो कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ हर चीज मौजूद है। हाँ। हम इसकी कोशिश अल्लाह का दिया, हमारे पास सब कुछ है। हम हाँ देखें दोस्तों, और मसाइल इतने हैं कि देखें पिछले सालों में डीएपी की कीमत 2500 से 3000 फिर 3500 में हुई। इस हुकूमत जब ये आई थी तो उस वक्त भी ये 3000 के करीब कीमत थी डीएपी की ना। ठीक है। अब 10,000 में भी डीएपी नहीं मिलती। और उसका इम्पैक्ट अल्टीमेट जो पिछला टेन्योर हमारा गुजरा, इतना मुश्किल वाला गुजरा, ये गंदम की जो फसल हमने काश्त की है, आप हैरान होंगे कि इतना ज्यादा मुश्किल हमें कभी भी नहीं पेश है। लाइनें लगानी पड़ी खाद के लिए। खाद का शार्टेज नहीं है इस वक्त, अब भी खाद वाफिर मिकदार में। जहरी बात है, माफियाज हैं, हुकूमत नाकाम है कंट्रोल करने में। असल में तो महंगाई जिस तरह बढ़ रही है, और देखे जी महंगाई तो इससे बढ़ेगी। हाँ जी। अगर आप चीजों को कंट्रोल नहीं करेंगे, उन पे चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे, तो फिर लामहला बात है कि महंगाई बढ़ेगी। तो अगर इनपुट्स को आप महंगा कर देंगे तो जिम्मेदार की तो आपने हड्डी पसली कर दी है। आप देखें ना जी, डीएपी जब 3000 से आप उसको 10,000 में देंगे, यूरिया खाद आप उसको 1500 से आप एकदम 3000 उसको प्लस कर देंगे। इस तरीके से बीज हैं, जरिए अद्वियात हैं, जितनी चीजें महंगी से महंगी होती जा रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो उसका दिन जो है वो इसका जो है इम्पैक्ट तो डायरेक्ट देखे ना जी। एक होता है एंड कंज्यूमर जो इस्तेमाल करता है चीजें, असल इम्पैक्ट एंड कंज्यूमर पे पड़ता है। आप है ना, ये कॉटन का सूट जो हमने पहना, आपने पहना हुआ है, ये जो हम खरीदते हैं ना, जो यूज करते हैं, ये हम पे इम्पैक्ट आता है। ना तो ये मिल वाला अपने ऊपर लेता है, ना दुकानदार अपने ऊपर लेता है, ये सारे अपने पैसे रख के, नफा रख के देते। इसी तरीके से हमारे जिम्मेदार को जो चीजें एंड पे जाके यूज होती हैं वो फार्मर यूज करता है। और अब जरिए अद्वियात हैं, या ये खाद हैं, या बीज हैं, या जितने भी चीजें जो फार्मर से रिलेटेड हैं, जैसे मशीनरी है, ये सारी की सारी इस्तेमाल वही करता है। इम्पैक्ट जितनी भी महंगाई के उसी के ऊपर पड़ता है। अच्छा, जिस तरह अब जदीद टेक्नोलॉजी आती जा रही है, ज़राअत के हवाले से भी हम बात करेंगे, रोज जो है वो उसके ऊपर नई रिसर्च हो रही होती है, उस हवाले से हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है? हमारी जो हुकूमत है ना जी, इसमें तो कोई इनकी पॉलिसी नहीं है, खासकर इस हुकूमत की। साबिका हुकूमतों ने भी इस पे कोई खास तवज्जो नहीं दी। मैं अक्सर प्रोग्रामात में अपने व्यूअर्स को बताता हूँ कि इंडिया में और हमारे यहाँ बीज की जो टेक्नोलॉजी, नई से नई टेक्नोलॉजी, तो वो इकट्ठे आए थे। मानसेंटो कंपनी बाहर से आई थी, उन्होंने पाकिस्तान में भी उनका इरादा था, इधर से आके तो मिल के वापस चले गए और कोई पैसे वैसे लोग, उन्होंने कहा हमारी ज़रूरत नहीं है। इंडिया में गए और इंडिया ने इस मामले पे इतनी तरक्की की है कि आप हमारी काटन तो मरने के करीब गई। ये क्योंकि हमारे अब देख रहे हैं तो कपास की काश्त के हवाले से काफी मसाइल हाँ जी, जो है वो तो वो अब असल तो बीज है ना, बुनियादी इकाई सीड है, किसी भी फसल की बुनियादी इकाई सीड हो। अगर आप अच्छा सीड देते हैं, हेल्दी सीड देते हैं, बेहतरीन सीड देते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उसके जो इम्पैक्ट है ना वो फसल की आपकी ग्रोथ पे आता है। आपको एंड जो उसका रिजल्ट आता है वो बेहतर आता है। उसकी पैदावार जो है ना, औसत पैदावार बढ़ जाती है। तो उनके यहाँ औसत पैदावार बहुत ज़्यादा है और उनके जो बेल्स हैं हमसे कई गुना ज़्यादा, सालाना जो उनकी प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा है, जबकि हमारे यहाँ इसका बिल्कुल ही नहीं है। हमारे यहाँ तो इस दफ़ा जो पिछला साल गुजरा है कुछ बेहतर हुआ है काटन के हवाले से, लेकिन नई टेक्नोलॉजी नहीं है। हमने तो कई दफ़ा हुकूमत को कहा है कि आप सीड के हवाले से रिसर्च सेंटर हमारे हैं, अब वो रिसर्च सेंटर वाले भी अपनी तनख्वाहों के हवाले से रो रहे होते हैं कि हमें तनख्वाहें नहीं मिल रही, हमारी तनख्वाहें 2-2, 3-3 महीने से बंद हुई पड़ी। अब जो यूबी रिसर्च सेंटर है, इतने बड़े बड़े सेंटर्स जो है ना हमारे, क्या कर रहे हैं,
उनका बुनियादी काम यही है ना कि आप उनको फैसिलिटेट करें और अच्छी से अच्छी वैरायटीज वो मुहैया करें लोगों को। अच्छा, क्योंकि अब हम ये देखने में आ रहा है कि जो किसान है वो अब इस तरफ कपास की काश्त के हवाले से देखा जाए तो बहुत कम नजर आता है कि उसको, एक तो उसके ऊपर मेहनत भी बहुत ज्यादा की जाती है, तो उस हवाले से भी वो ये डर जाता है कि आने वाले इसमें अगर हमें फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा तो जो है फसल को नुकसान पहुंच सकता है। असल में यह है कि ये तो जो हमारी काटन की फसल है ये कैश क्रॉप शुमार होती है। मकसद 100% कैश बंदे को फौरन मिल जाता है। अभी गंदुम भी है, इसको लोग रख लेते हैं अपने घर के यूज के लिए, लेकिन काटन एक ऐसी वाहिद फसल थी, वाइट गोल्ड इसको कहते थे। पाकिस्तान की काटन का लिंट जो है ना पूरी दुनिया के अंदर बेहतरीन है। बिल्कुल वैसे सारी दुनिया में सबसे अच्छी काटन पाकिस्तान, चंद एक मुल्कों में उसमें टॉप पे पाकिस्तान था। बिल्कुल उसकी वजह है टाइम था बहुत ज्यादा इसकी डिमांड थी। हाँ जी, इसको अच्छा उस पे जब देखे ना जी, आपको अगर आउट शेल नहीं नजर आता, आपको प्रॉफिटेबिलिटी नजर नहीं आती, आप नुकसान में जाते हैं। एक दफा आपकी फसल बिल्कुल अच्छी खड़ी होती, आप एंड पे उसकी फ्रूटिंग आ रही होती, एकदम तबाह हो जाती, बैठ जाती, उसका एकदम उस पे अटैक होता है। उसकी बुनियादी वजह सीड थी। मैंने पहले भी 2-3 प्रोग्राम में ये बात कही है कि सीड की जो रेजिस्टेंस पावर है वो नहीं है। अच्छा सीड हो तो ये काटन का एरिया, हमारे पास एरिया मौजूद है, वो लोग कन्वर्ट हुए हैं, गन्ना पे कन्वर्ट हो गए हैं, मक्की पे कन्वर्ट हो गए, हालांकि उनकी फसल नहीं है, राइस पे कन्वर्ट हो गए लोग। बिल्कुल ऐसे ही लोगों को नजर नहीं आता ना उसमें। लेकिन इस साल मुझे तवक्को है कि लोग काटन की तरफ दोबारा आएंगे। उसमें कुछ सीड की वैरायटियां भी कुछ ऐड हुई हैं। अच्छा, तो पिछले साल कुछ उनको बेहतरी नजर आई है, इस दफा बेहतर होगा। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि इसका रिवाइवल हो काटन का। हम अपने किसान बोर्ड के प्लेटफार्म से हम अपनी पूरी ट्राई कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, कोई सीड के लिए भी तगोदो कर रहे हैं, कोई अच्छा सीड मुहैया हो जाए तो काटन दोबारा हमारे रिवाइव हो। क्योंकि बाहर से मंगवाएंगे तो ये आपके अवाम पे असर पड़ता है, इसका बोझ पड़ता है। तो हम तो कहते हैं गवर्नमेंट को आप अपने लोगों को उठाएं, अपने किसान को उठाएं, क्यों बाहर देखते हैं, क्यों देखें जी, ये काटन है और साथ गंदम है, 2 बड़ी फसलें हमारे, फिर साथ चावल। अगर इन फसलात को जो हमारी ज़रूरत है बुनियादी, अब गंदम हमारे साल की ज़रूरत है, आटा हमारी ज़रूरत है, अब लोग लाइनों में लाके, मैं आज कल भी जा रहा था तो दुकानों पे लाइनें लगी हुई। सही, इससे दुख होता है कि अपना मुल्क है, अपनी चीज़ें, और वो लोग जलील होकर ले रहे हैं। जैसे हमने खादें जलील होकर ली हैं, खाद मौजूद है लेकिन उसको लाइन लग के, वो जो सफ़ेद पोच लोग हैं, देहाती लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, वो डरते हैं मतलब शहर में आके पुलिस से उनको मार पीट कराना, इस किस्म की बातें, ये हुकूमत की नाकामी का सबूत होता है जैसे आजकल हालात चल रहे हैं। अभी जिस तरह हमने बीच में भी सुना था, वजीर आजम साहब जो हैं वो भी, उन्होंने भी किसानों से खुद जो है वो बात भी की, बुलाया, मीटिंग की, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या रिस्पॉन्स आपको मिला? हम ये समझते हैं कि जिनको वो बुलाते हैं वो किसान के नुमाइंदे ही नहीं। हम किसान के 1-2 तंजीमें हैं जो किसान की सही मानों में नुमाइंदगी करती है। हम वो वाहिद बड़ी तंजीम है किसान बोर्ड पाकिस्तान, जो पूरे मुल्क के अंदर हम मौजूद हैं। तो चारों सूबों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, ग्रास रूट लेवल तक। हमारी जो तंजीम है जनूबी पंजाब के अंदर गोठ तक, नीचे विलेज तक, हर जगह पे हम मौजूद हैं। हम ही नुमाइंदगी करते हैं ना, हमें तो नहीं बुलाया उन्होंने। अब एक बड़ी तंजीम जो पूरे मुल्क के अंदर काम करती है और फार्मर्स की बेहतरी के लिए हर जगह पे मौजूद है, उनको तो नहीं बुलाते। उसकी वजह है कि हकीकी नुमाइंदे होंगे तो वो हकीकत में बात करेंगे बेहतरी के लिए। अब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ तो मैं तो हुकूमत की बात तो नहीं करूंगा, मैं तो अपने फार्मर्स की बात करूंगा, मैं अपने मुल्क की इकानमी की बात करूंगा, मैं तो काश्तकार को उठाने की बात करूंगा ना। और वो इस बात पे नहीं आते कि भाई अगर हमें बुलाएंगे तो हम तो उनकी पॉलिसी पे तनकीद करेंगे, वहां बैठकर उनको बताएंगे ये गलत है और ये सही है। असल में उनको जो बताने वाले लोग हैं वो ही सही नहीं, वो सब अच्छा की रिपोर्ट देते हैं। यानी आप समझते हैं कि उन तक वो मसाइल और चीजें जो है वो सामने नहीं पहुंचाई ही नहीं जाती। अब जो देखे ना, जो एक्चुअल नुमाइंदा नहीं होगा। अब बिग ग्रोअर को ले लेंगे तो बिग ग्रोअर का तो काम नहीं है, अगर जो 1000 एकड़ का मालिक है उसके क्या मसाइल है। मसाइल तो छोटे काश्तकार के हैं जो 2 एकड़, 4 एकड़, 10 एकड़, ज्यादा तादाद जो है ना 20 एकड़ तक के लोगों की मसाइल। यहाँ ज्यादा जो बड़ा फार्मर है उसके और बहुत सारे मामला हो जाते हैं, वो अपनी चीजों को टेक्नोलॉजी के हवाले से, बाकी चीजों के वसाइल के हवाले से, बात तो वसाइल की है। अगर उनके पास वसाइल होंगे तो चीजें वो सारी सीधी कर लेते हैं अपने। जहां तक हमारा ताल्लुक है, हम तो छोटे लेवल के फार्मर की बात करते हैं, हम तो सबकी बात करते हैं। हम कहते हैं कि ये मसाइल है, हम कहते हैं कि जी पानी का मसला है। अब गंदम का पीक का सीजन हो, अगर आप पानी ना दें तो हम पिछले दिनों हमने डेरा गाजी खान में एक बड़ा एहतजाज किया, इतने दिन हम एहतजाज करते रहे कि नहर बंद कर देते। एक ही नहर है डेरा गाजी खान से राजनपुर, पूरे 3 अजला को वो सैराब करती है
और वो एक ही नहर को वो एंड टाइम पे बंद कर देते हैं आके। जब उससे तो काफी फिर फसल को नुकसान, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। हम कई दफा इस और पे कई दफा हम तवज्जो करा चुके हैं कि दो बड़े अजला हैं, डेरा गाजी खान और जिला राजनपुर, आप मेहरबानी करें इस गंदम को सीधा कर दें, इस फसल को सीधा हो जाएगी, सारी आपकी फसलें तबाह हो रही हैं। आप उस पे आप इसको 6 मई नहर करते हैं, 6 माह चलती है, 6 माह बंद रहती है और इंसानों के पानी का जरिया पीने का भी वहाँ ज़ेर ज़मीन पानी कड़वा है। हम तो कई दफ़ा कह चुके हैं कि ये मसला एक हम देखते हैं कि डेरा गाजी हमें पानी का मसाइल जो है तो वो तो बहुत ज़्यादा ही हैं, वहाँ पर पानी जो है वो बहुत ज़्यादा कड़वा भी है और पानी पीने के काबिल नहीं है। जी हाँ जी। तो ये एक ऐसे मसले है जिस पे तवज्जो करने की ज़रूरत है। हुकूमत नाम की कहीं हमें तो कोई चीज़ नज़र आती नहीं है। अब आपका मुल्तान ले लें, हमारा मुल्तान, जी बिल्कुल, ठीक है ना जी, अगर आप इसके मुज़ाफ़ात में जाएँ, ये जो सब्जियाँ काश्त हो रही हैं, हाँ, इनको पानी नहीं मिल रहा फार्मर को, जो गंदा पानी है वो आपका सेवरेज का वो भी सब्जियों को दे रहा है। आपके मैंने कई दफा वैसे तवज्जो दिलाई यहाँ कि आप जाके वहाँ प्रोग्राम करें, बड़ा इशू है। तो हमारे प्रोग्राम उस पे होते भी रहते हैं और काफी इश्यूज को उजागर भी किया जाता है, बार बार हम ये याद दिलाया जाता है कि भी देखें, इस तरफ भी ध्यान दें कि किस तरह सब्जियों को जो है वो गंदा पानी दिया जा रहा है और हमारी सेहत के लिए कितना नुकसान। उसमें दो चीजें हैं ना, उसमें एक तो यह है कि आप उस आबादियों से गुजरे, वहाँ जल्दी बीमारी है उन लोगों को, ऐसे ही है, वहाँ इतनी स्मेल है, दिल के अमराज बहुत ज्यादा इतनी स्मेल है। और फिर उसके बाद ये सिर्फ वहाँ नहीं है, सिर्फ आपके उसको जो आपका दूध आता है, जहरी बात है, वही चारा जानवर खाते हैं, वही खाते हैं, उसमें से जो दूध आता है उससे बीमारियां जो पैदा होती है, हेपेटाइटिस बी, सी के इतने मसाइल हैं। आप इस कम्युनिटी में चले जाएं, ये जो बहर का पूरा एरिया, आप इस तरफ से शुरू हुए, ये पूरे का पूरा जो बहर का एरिया जहाँ सब्जियां काश हो रही, इवन देन मुल्तान के साथ ये इंडस्ट्रियल स्टेट का एरिया भी यहाँ है, यहाँ भी टेट्रेशन का कोई सिस्टम नहीं है पानी का। और जो बहर का पानी है ये आपके साथ साथ पीसी होटल वाली साइड पे जो नया बन रहा है, ये जो बहर का एरिया है, आप वहां जाए, जितनी सब्जियां हैं शुजाबाद तक यही पानी से काश्त हो रही, बिल्कुल ऐसी। और वो पानी वो जानवर भी बाज़-औक़ात पी लेते हैं, गोश्त में भी बीमारी हो सकती है। जो आम अफराद में इस एरिया की अगर आप बीमारियों में भी इसीलिए हमने कई दफा कैंप लगाया है इस साइड पे, अब वहाँ हेपेटाइटिस बी, सी की बहुत ज्यादा मिकदार मौजूद है, यहाँ कैंसर बहुत ज्यादा है, इस वजह से कि यहाँ सब्जियों का ये जो अरबाब इख्तियार है या ये जो डिस्ट्रिक्ट इंतजाम है, हम तो इनसे कहते हैं कई दफा कि आप जो है ना इस पानी को रोके, इसको टाइट्रेट करें, सिर्फ इतना कर लें कि ये फसलात के काबिल इस्तेमाल हो जाए। नहीं, जाहिर सी बात है, रोजमर्रा जिंदगी में जाहिर सी बात है, खाना हमने सब्जियों का इस्तेमाल तो हमारा है। ये सारा जो ये मुल्तान में सब्जी आ रही है ना, ये इसी की है, हमारी ये जो साथ की सब्जी है, और ये इंतहाई डेंजरस है हमारे लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, किसानों की सब्सिडी के हवाले से भी बात करेंगे, उसके हवाले से बताइएगा। किसानों की सब्सिडी का तो ये सिर्फ इन्होंने एक जो किसान कार्ड दिया था, ये एक ड्रामा किया था, ये ढोंग है। हम कहते हैं कि सब्सिडी का मतलब होता है कि डायरेक्ट फार्मर को आप दे दें चीज़। सब्सिडी ये होती है कि आप उनको इनपुट्स में रेट कम कर दें, आप खादों का रेट कम कर दें, आप बीज का रेट कम कर दें, आप उनके जो है ना जी जो जरिए अद्वियात है उनके रेट कम कर दें। ये तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सब्सिडी इस सेंस में दें। आप कार्ड देते हैं, कार्ड का तरीकाकार इतना मुश्किल रख दिया गया कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि आप एक वो बंदा जाता है एप्लीकेशन लेके महकमा ज़राअत के पास जाता है, पटवारियों के पास जाता है, और उसके बाद फिर जाके उसको सब्सिडी में 2 बोरी 4 बोरी मिलती। अब ये जो खाद थी इनमें 2-2 बोरियां ये देते रहे। सही। अब एक बंदे को एक जो ईगो है इंसान की, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो जो बड़ा जिम्मेदार जब 20 एकड़ वाला है या बुजुर्ग है, उसके बच्चे नहीं है, वो कहाँ जाता है? वो तो महंगी परचेज करने पे मजबूर है। सब्सिडी आप उनको डायरेक्ट दें, आप टैक्सेस खत्म कर दें। ठीक है, किसान कार्ड पे जो है वो कोई देखे उसको 4-4 जगहों पे जाना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। हमने कई दफा ये मामला हाईलाइट किया, हमने महकमा ज़राअत के पास जाते हैं, हम उनको कहते हैं, और देखे ये तो हुकूमत का काम, कोई भी इस तरह का उन्होंने जो है कोई फायदा नहीं। अब देखे ना, अब मैं आपको बताता हूँ ना, जैसे इन्होंने हेल्थ कार्ड इशू किए, एक बंदे के पास घर के खाने के लिए कुछ भी नहीं, वो 8 लाख लेके जेब में फिर उसके किस फायदे? अस्पताल में दवाइयां नहीं है, ठीक है ना, बड़ा ऑपरेशन होगा उसके लिए आपको काम आएगा। इसी तरीके से हमारा जो किसान कार्ड है, उसके लिए मुश्किल प्रोसेस है कि उन लोगों को पहले तो पता नहीं होता, जो माफियाज हैं, इंफॉर्मेशन नहीं है उनको उसके बारे में। आप डायरेक्ट सब्सिडी दें। हमने कहा था कि आप इसको सीड में पैसे कम कर दें, उनको रेट कम कर दें, आप खादों के रेट कम कर दें, आप डीजल के रेट कम कर दें, आप बिजली के रेट कम कर दें। अब फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का जो इतना बड़ा सेगमेंट इन्होंने चलाया हुआ है, सबसे ज्यादा इफेक्टेड हम है, मुतासरीन हम है। ट्यूबवेल जो चलता है हमारा, उसमें जो बिल आता है वो सबसे ज्यादा हम मुतासर हैं उसके, कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो अक्टूबर का है वो भी लग के आ रहा है, जो नवंबर का है उस पर भी लग के आ रहा है,
तो ये एक ऐसी चीजें हैं, इसको मकसद है हुकूमत का काम होता है, गवर्नमेंट का काम होता है, इम्प्लीमेंटेशन हुकूमतों का काम होता है। हुकूमत इसके बारे में सीरियस ही नहीं, इसके बारे में सोचती नहीं है। उसको वजीर आजम को पता नहीं कौन सी दुनिया में वो लोगों ने रखा हुआ है, वो बताते हैं सब अच्छा है। अच्छा, फ्यूल के बारे में और इस पर भी मजीद बात करेंगे, लेकिन नाज़रीन हमें यहाँ पे लेनी है ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं। कॉल पे हैं जी वकास हाशिम साहब, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वकास साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में आपको। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आज हम अपने नाजरीन को बता दें कि टॉपिक हमारा जो है वो देसी फूड और जंक फूड के हवाले से हम बात करेंगे। तो वकास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं कि कौन सी खुराक जो है हमारे लिए फायदेमंद है, जिससे हम जो है हेल्दी रह सकते हैं। जी बिल्कुल, इसमें जैसे कि आपने कहा कि जंक फूड और देसी फूड, ये दोनों जो फूड हैं बेसिकली ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इसको हम कहते हैं ये एंटागोनिस्टिक हैं एक दूसरे के लिए। जो जंक फूड है, अगर मैं पहले जंक फूड की बात करूं तो जंक फूड जो है वो बेसिकली हम उसको हेल्दी फूड कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि जंक फूड जो है वो बेसिकली इसमें हमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते बॉडी को, और इसके अलावा इसके अंदर प्रॉपर जो है वो गुड, जिसे हम कहते हैं प्रोटीन फैट गुड, वो नहीं होते। जंक फूड में ज्यादातर जो अमाउंट होती है वो बेसिकली कैलोरीज की होती है, और इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट होती है, और इसके साथ साथ इसमें जो है इसको एक हेल्दी वे से आप कह सकते हैं कि हम अगर इसको यूज करना चाहें तो हेल्दी वे तो मेरे ख्याल में इसमें जंक फूड के लिए नहीं है। अनहेल्दी वे से हम इसको जो है वो अनहेल्दी वे में ही जंक फूड जो है वो इस्तेमाल की जाती है। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ इसकी देसी फूड जो बेसिकली हमारा पाकिस्तान के लिहाज से जो हमारे ट्रेडिशनल फूड्स है वही देसी फूड्स है हमारे। और देसी फूड बेसिकली जी नेचुरल फूड होते हैं, और इसमें बेसिकली जो रोजमर्रा की हमारी जो रूटीन में ब्रेकफास्ट में सीरियल, ग्रेन, मीट और पल्सेस और वेजिटेबल और फ्रूट से बनने वाले आइटम जो हैं वो बेसिकली देसी फूड में कंसीडर होते हैं। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं वकास साहब के जंक फूड का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। हमारी यंग जनरेशन जो है वो फास्ट फूड जो है वो ज्यादा लाइक करती है बजाय के देसी फूड। बिल्कुल, जंक फूड का ज्यादातर इस्तेमाल इस वजह से है क्योंकि ये जंक फूड जो है वो बेसिकली जैसे आप कह लें ना क्रेविनेस क्रिएट करती है। ठीक है, हमारे जो टेस्ट बर्ड्स हैं आपके वो ज्यादातर अपील करते हैं इसके लिए, जंक फूड्स के लिए। बेसिकली जंक फूड खा के हम सेटिस्फाइड तो हो जाते हैं, ठीक है, और आजकल ज्यादा जनरेशन जो है जंक फूड्स की डिमांड इसलिए करिए क्योंकि ये एक हैबिट बन चुकी है। टेस्ट डेवलपमेंट के लिहाज से अगर हम देखें तो टेस्ट हैबिट बन चुकी है लोगों की, कि लोग अपने जायके के लिए जो है वो जंक फूड का इंतखाब, और ज्यादातर आपके जो टीनेजर्स हैं, न्यू जनरेशन है, वो टेस्ट की बिहार पे जो है वो ज्यादातर जंक फूड इस्तेमाल कर रही है और वो इसकी एडिक्टेड हो चुकी है। जंक फूड बेसिकली हम खा के सेटिस्फाइड हो जाते हैं, लेकिन अगर हम बॉडी के लिहाज से देखें तो जंक फूड जो है वो बॉडी को एसेंशियल न्यूट्रिएंट नहीं देते, बल्क ऑफ कैलोरीज देते हैं, फैट देते हैं, जिससे ओबेसिटी और फिर बाद में और जो है दिल के और दूसरे अमराज शुरू हो जाते हैं जिसम में। अच्छा, जिस तरह हम टेस्ट की बात करें वकास साहब, तो हम अपने घर में भी जो है वो बना सकते हैं फास्ट फूड, जिस तरह अभी बहुत ज्यादा बच्चों को भी बड़ा पसंद होता है। तो उस हवाले से भी बताइए किस तरह हम उसको लजीज बना सकते हैं और उसको हेल्दी बना सकते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी बताइएगा। इसके बारे में मैं ये बताऊंगा कि अगर कोई पर्सन या कोई भी फीमेल या मेल जो बच्चों के लिए चाह रहे हैं कि वो बच्चे घर में जंक फूड हम उनको घर में बना के दें। जंक फूड घर में बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी तो ये है कि ऑब्वियसली जंक फूड का जो रॉ मटीरियल है वो आपको मार्केट से ही परचेज करना पड़ेगा। और अगर आप मार्केट से जंक फूड परचेज के लिए मटेरियल परचेज करने जाएं तो कोशिश ये हो कि आपको अच्छी किस्म का कोई अच्छी टाइप की जो है वो रॉ मटेरियल मिले। जैसे मिसाल के तौर पर आप घर में जिंगर बनाना चाह रहे हैं जी, या आप घर में शॉर्मा बनाना चाह रहे हैं जी, तो इन चीजों के लिए आपको ऑब्वियसली किसी अच्छी बेकरी से या किसी अच्छी जो है वो मॉल से या आपको अच्छे किसी शॉप से अच्छी जो है ना ब्रेड परचेज करनी है। अगर आप गुड क्वालिटी ब्रेड परचेज कर लेते हैं और फिर आपको मीट ऑब्वियसली मार्केट से मिल जाएगा, वो आप जाके घर में बना सकते हैं। और मैं ये अगर क्योंकि बड़े पैमाने पे तो जंक फूड आप घर में नहीं बना सकते, छोटे पैमाने पे बच्चों के लिए आप बना सकते हैं, जिसके लिए तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम जंक फूड जो फास्ट फूड वो आप घर में बना सकते हैं। इसमें मैक्सिमम जो है ज्यादातर आप बर्गर बना सकते हैं, जिंगर, शवारमा,
ठीक। और आजकल जो है नेट इंटरनेट पे काफी सारी ऐसी रेसिपीज आ चुकी हैं, यूट्यूब पे मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस पड़ी हुई हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि लोग अब बिल्कुल। ज्यादातर कोशिश ये करते हैं कि वो घर में जंक फूड बनाएं। अच्छा, ये यही बात होगी ना कि जिस तरह हम देसी फूड के हवाले से भी बात करेंगे, तो जंक फूड के हवाले से हो गई बात, देसी फूड के हवाले से भी हमारे नाजरीन को बताइएगा कि ये कितना फायदेमंद है। हमारी यंग जनरेशन जो है वो ज्यादा जंक फूड की तरफ जा रही है, वो वापस देसी फूड की तरफ भी आए, उसको भी लाइक करें। जी, इसके ऊपर मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर आप कंपैरिजन की बात करें तो कंपैरिजन में मेरा ख्याल देसी फूड जो कि नेचुरल फूड है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो उसमें तकरीबन तमाम किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं बॉडी को जो रिक्वायर्ड है, ठीक है। और जो जनरेशन, जो लोग चाहते हैं कि वो वापस जो है देसी फूड या नेचुरल फूड की तरफ आना चाहते हैं, तो उनके लिए ये है कि वो सबसे पहले अपनी हैबिट खत्म करें जंक फूड की। अगर वो वीक में 2 से 3 दफा जंक फूड या फास्ट फूड का इस्तेमाल करें तो वो कोशिश करेंगे स्टार्ट में पहले वीक में 1 टाइम कर दें, ठीक है। और इस तरह मंथ में कोशिश करें कि उनका इतनी हैबिट बन जाए कि वो मंथ में 1 ही दफा फास्ट फूड बाहर से खाएं। बाकी जो उनका है वो देसी फूड उन्हें स्टार्ट कर लेना चाहिए। देसी फूड बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। आजकल के हिसाब से हमारी बिजी रूटीन है, बच्चे स्टडी कर रहे हैं मुख्तलिफ किस्म की, और बहुत सारे लोगों का जो है मैं कहता हूँ कि जो फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं कर रहे, उनके लिहाज से उनको बहुत जरूरी है कि वो नेचुरल फूड यूज करें। नेचुरल फूड से ये होगा कि एटलीस्ट चले, मैं कहता हूँ कि फास्ट फूड कम करके नेचुरल फूड जितनी भी स्टार्ट कर लेते हैं तो एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो कम से कम जो उनको बेसिक डेली बेसिस पे न्यूट्रिएंट चाहिए वो उन्हें मिल सकेंगे। तो अगर कोई चाह रहा है कि वो नेचुरल फूड स्टार्ट करे तो उसके लिए सबसे पहले वो नेचुरल जूसेस की तरफ आए, ठीक है। जूसेस स्टार्ट करें, पीना शुरू करें। जूसेस के बाद वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो स्नैक्स हैं उस पर आ जाए। नेचुरल स्नैक्स जो मैं आप बनाते हैं जैसे फ्राइज हैं, ठीक है, इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के सैलड्स हैं, उसकी तरफ आ जाए। उसके बाद फिर वो अल्टीमेटली जो डिशेज होती है नेचुरल उनकी तरफ आ जाए, लेकिन उसमें भी वो ख्याल रखे कि ज्यादातर जो है आर्टिफिशियल चीजों का इस्तेमाल उसमें कम से कम हो। सही। अच्छा वकास साहब, जिस तरह अभी मौसम भी चेंज हो रहा है, सैलेड के हवाले से भी हम बात करेंगे, उस पर बताइएगा कि वो कितना फायदेमंद है। सैलेड बहुत जरूरी है। देखिए, सैलेड इस तरह जरूरी है कि आप उसमें ज्यादातर जो सैलेड का पोर्शन होता है वो वेजिटेबल्स पर मुश्तमिल होता है। और वेजिटेबल आपको पता है हमें दिन में 3 से 5 दफा तकरीबन सब्जी खानी चाहिए, यानी कि 3 से 5 सर्विंग सब्जी की डेली बेसिस पे यूज करनी चाहिए। अच्छा, सैलेड में मुझे ये बताएं कि कौन सी जो है वो सब्जियां इस्तेमाल करनी चाहिए ज्यादा जो कि फायदेमंद है आपके लिए? सबसे ज्यादा जो सब्जियां यूज करनी चाहिए सैलेड के अंदर वो करनी चाहिए जिनमें पानी की मिकदार ज्यादा है। मिसाल के तौर पर कुकम्बर है, ठीक है, इसके अलावा कैरेट है, ठीक है, रेडिश है, मूली है। इसके साथ साथ आप कुकम्बर के साथ कैबेज यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें जो है ना कॉमन है। इसके साथ आप टमाटो भी यूज कर सकते हैं। अगर कोई सैलेड में ऑनियन पसंद करता है तो वो ऑनियन भी जो है यूज कर सकता है। ये 5 जो है मेजर जो है ये मेजर कंपोनेंट हैं सैलेड के, ये जो हम यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ सैलेड अगर आप कंप्लीट करना चाह रहे हैं उसमें आप फ्रूट भी यूज कर सकते हैं जिसमें एप्पल है आपके पास, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप उसको कंप्लीट बैलेंस सैलेड बनाना चाह रहे हैं तो आप उसमें चने भी इस्तेमाल कर सकते हैं बॉइल्ड फॉर्म में। अच्छा, जिस तरह वकास साहब आजकल बच्चे जो हैं वो दूध से बहुत दूर होते जा रहे हैं, उनके हवाले से भी बताइएगा। कैल्शियम की कमी जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है। बिल्कुल, जो बच्चे जो है वो दूध से दूर होते जा रहे हैं, ये बिल्कुल हर घर में ये हो रहा है तकरीबन। तो उसके लिए जरूरी है कि अगर आप चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा जो है वो डेयरी आइटम लेता रहे, कैल्शियम उसे मिलता रहे, तो अगर वो दूध नहीं पी रहा तो आप कोशिश करें कि उसको कोई डेयरी प्रोडक्ट बना दें घर में, ठीक है। जैसे खीर बना दें, सेवियां आप बना के दे सकते हैं उसको, क्योंकि हम लोग जो है ट्रेडिशनल फूड की तरफ ही कोई यूज करेंगे। तो मैं हरगिज ये नहीं कहूंगा कि आइसक्रीम बना के दे दें उसको, फला ये चीजें जो है ये मॉडर्न सिटीज में ज्यादातर यूज होती है। लेकिन हमारे इन एरियाज में बच्चों को आप दूध से खीर बना दें, सेवियां बना दें। अगर ये दोनों यूज नहीं कर सकता तो आप उसको दूध से बनी कोई और आइटम उसको यूज करवाएं, ठीक है। और इस तरीके से आप उसको जो है वो दूध नहीं पी रहा लेकिन दूध की आप उसको कोई ना कोई आइटम आप उसको दे सकते हैं जिससे उसके अंदर कैल्शियम जो है वो पूरा हो सकता है। अच्छा, और ये आजकल वैसे हम देख भी रहे हैं वकास साहब कि जब बच्चे जो हैं वो देसी फूड की तरफ अभी हम बहुत हमारी ट्रेडिशनल जो है वो सब्जियां भी हैं वो उनको नहीं, नाम भी नहीं पता और वो खाते हैं शौक से, लेकिन उनको यही होता है कि हम कुछ इस तरह का जंक फूड खा लें, फास्ट फूड खा लें, और उससे काफी बीमारियां भी हो रही हैं और साथ साथ बच्चों का वेट बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया है, ग्रोथ रुक गई है। हाँ, इसमें मैं ये कहना नहीं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि
जंक फूड है बेसिकली छोटी सी उम्र में जंक फूड के इस्तेमाल से जो बच्चों में मसले मसाइल सामने आते हैं वो ये होता है कि सबसे पहले उनका लैक ऑफ इंटरेस्ट फॉर स्टडी, ठीक है, और नींद ज्यादा आना उनके अंदर, ठीक है, दिमागी तौर पे कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये सारे जब अनासर एक बच्चे में शुरू हो जाते हैं, पैदा होना शुरू होता है, तो अल्टीमेटली उसका जो रुझान होता है ना नेचुरल चीजों के साथ खाने के मामले में, वो अल्टीमेटली कम होता जाता है। ब्रेन का जो बिहेवियर है एक नेचुरल फूड के लिए वो डाइवर्ट हो जाता है फास्ट फूड की तरफ। फिर वो बच्चा, आपने देखा होगा, आपने खुद ये बात नोट की होगी, बहुत सारे लोगों ने ये बात नोट की होगी, जो बच्चे ज्यादा फास्ट फूड यूज करते हैं वो ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, वो सीले होते हैं, ठीक है, और आपको बार बार कहेंगे कि मुझे ये फास्ट फूड ला के दो, उससे आपसे फाइट करेंगे, लड़ेंगे। तो इसलिए ये एक खतरनाक तरीन किस्म का जो है इम्पैक्ट है बच्चे की सेहत के ऊपर। अगर आप और आपने एक चीज और भी यहाँ पर देखी होगी, हम छोटी सी एज में बच्चों को कोल्ड ड्रिंक भी जो है वो स्टार्ट करवा देते हैं, हमारे बच्चों को बोतल भी साथ दे रही होती है फास्ट फूड के। बिल्कुल ऐसे ही सॉफ्ट ड्रिंक भी जो है वो बहुत ज्यादा बच्चे शौक से पीते हैं, बिल्कुल शौक से पीते हैं। ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। इसलिए होता है कि बच्चे की जो खुराक का जो सिस्टम है उसके अंदर जो एक उसकी जो अंदरूनी एक लेयर है जो उसको मुख्तलिफ केमिकल से डाइजेस्टिव सिस्टम को बचाती है, वो आज से ऐसा डैमेज होना शुरू हो जाती है। और फिर थोड़ी सी बड़ी एज में जब ये बच्चे जाते हैं 15-16 साल 17 साल की उम्र में, फिर इन्हें अल्सर का मसला शुरू हो जाता है, मुख्तलिफ किस्म की जो है वो बीमारी, जिसमें एसिडिटी का, अब देखें एसिडिटी भी रहता है बच्चों में, बिल्कुल ऐसे ही है, स्टमक जो है वो डिस्टर्ब रहने लग जाता है, इमोशन लगे रहते हैं, डायरिया कंडीशन रहती है बच्चों की। वो इसी वजह से है कि आपका बच्चा फास्ट फूड के साथ कोल्ड ड्रिंक यूज कर रहा हो। तो मैं ये कहूंगा कि कोशिश करें बच्चों को फास्ट फूड से दूर रखें और एटलीस्ट कोल्ड ड्रिंक से भी दूर रखें। अगर फिर भी कोई बच्चा जिद करता है तो आप उसे तो नहीं पता लगेगा, आप उससे थोड़ा चीज करें, कोल्ड ड्रिंक में वाटर मिक्स करके उसको जो है वो दें। सही, बहुत शुक्रिया वकास साहब आपका, आप हमारे साथ रहे और काफ़ी मुफीद जो है मशवरे भी दिए और साथ साथ बताया कि कौन सी ग़िज़ा हमारे लिए ठीक है और कौन सी ग़िज़ा हमारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन हम फिर भी जो है वो ऐसे ही है सर, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, लेकिन वजह है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम इग्नोर कर देते हैं। तो इसके साथ ही नाज़रीन इस पर भी मज़ीद बात करेंगे और हमारे साथ जो है ख्वाजा साहब भी मौजूद हैं, किसानों के हवाले से भी मज़ीद बात करें, लेकिन हमें यहाँ पे लेकर लेनी है छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। इससे पहले जो है हम बात कर रहे थे, न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ थे, उनसे हम बात कर रहे थे सेहत के हवाले से और जंक फूड, देसी फूड, आपसे भी बात कर रहे थे। जिस तरह हम पहले इसी बात पे चल रहे थे कि सब्जियां जो हैं वो आजकल ठीक नहीं आ रही, उसके हवाले से भी हम बात कर रहे थे। आप क्या समझते हैं कि किस तरह जो है हम अपने इसको हेल्दी फूड की तरफ आ सकते हैं, ज़्यादा हम इसका केयर कर सकते हैं, उसके हवाले से भी थोड़ी सी बात करिएगा। पूरी दुनिया है ना जी इस वक्त तो वो इस पे मूव हो गई है। अब उनको समझ है कि जो चीज़ें दूसरी दुनिया में ख़त्म हो रही होती हैं पाकिस्तान में शुरू हो रही होती, अवेयरनेस की कमी की वजह से। हमारी जो देसी चीज़ें हैं ना जी, उनमें क़ुव्वत पैदा होती है, ताकत पैदा होती है। और आप अगर खालिस दूध आपको मिल जाए तो आपका ये जो केमिकल ये तो आप समझे कि खालिस दूध वाली जो आपने बात कर दी, ये तो मिलना नामुमकिन है, मुश्किल बात है। जिस तरह मिलावट की जा रही है बहुत सारी चीज़ों में, और हम देख भी रहे होते हैं, और सोशल मीडिया इस टाइम बहुत ज़्यादा हम उस पर भी देखते हैं। देखिए, हमने तो एक दफ़ा मैंने एक जगह कहा था कि अगर पानी भी मिला हुआ दूध हो तो वो भी ठीक है, केमिकल ना मिलाएं उसमें पाउडर ना मिलाएं। जो ये दूध को अगर खालिस दूध मिल जाए तो उसकी क्या बात है। जो केमिकल मिले हुए जो ये प्रोसेस्ड दूध है ना, उसका तो इससे मुकाबला ही कोई नहीं है ना। और फिर मक्खन और देसी घी, आज डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि देसी घी इस्तेमाल किया जाए। जो दूसरी फास्ट फूड है उससे रेजिस्टेंस पावर खत्म होती है बॉडी की। अब 18 साल 20 साल 25 साल, अब जो भी एक छोटा सा बुखार आता है तो वो बंदे को निढाल कर देता है। बिल्कुल उसकी बुनियादी वजह है कि हमारी खुराकें ठीक नहीं। पहले से भी जो हमारी देसी फूड्स हैं इसमें जो केमिकल्स हैं उसमें वैसे भी स्प्रे हो रहे हैं, खादों का इस्तेमाल बेतहाशा हो गया है, केमिकल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसमें पहले से भी केमिकल्स मौजूद हैं। इनको जो दूसरी खादों से पाक सब्जियां वगैरह जो गैर मुल्कों में, बाहर के मुल्कों में इसका सिस्टम आया हुआ है, तो उसकी तरफ तवज्जो दी जाए तो बेहतर है। अच्छा, उससे अभी पाकिस्तान में भी उसी तरफ हम खाद की तरफ बात करेंगे, उस पर कोई लोगों ने रिसर्च की है कि किस तरह जो है केमिकल से इसको पाक किया जाए? नहीं, उस पर रिसर्च किया, वो सिस्टम मौजूद है पूरी दुनिया के अंदर ना।
अब देहात के अंदर असल में वो एटमॉस्फेयर दिया जाता है, उसको आप उसी हवाले से कंट्रोल करते हैं जिस तरीके से नेचुरली कंट्रोल सिस्टम अल्लाह ताला की तरफ से मौजूद है। बिल्कुल। क्या बीमारी हैं उनका आगे तोड़ भी मौजूद है, एक सिस्टम मौजूद है जो अल्लाह ताला ने अपने एटमॉस्फेयर में पूरे सिस्टम में रखा हुआ है कि एक फायदेमंद कीड़े होते हैं, एक नुकसानदेह कीड़े होते हैं, और जो फायदेमंद कीड़े हैं वो नुकसानदेह कीड़ों को जो है ना खा रहे होते हैं। और जैसे आपके ये परिंदे हैं मौजूद हैं, और ये सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म क्यों हुआ है कि ये जो भी चीज़ें होती हैं उनका बेतहाशा इस्तेमाल होता है। अगर उस स्प्रे हैं उनका एक जो पैटर्न दिया गया है, जितना जितना स्प्रे करना चाहिए उतना किया जाए और उस तरीके से किया जाए जैसा एक सिस्टम साइंटिफिकली मौजूद है, तो उससे मसाइल नहीं पैदा होते। जब क्या जितने भी किसान हैं उनको इस तरह की तालीमात दी जाती हैं, अवेयरनेस दी जाती है? कहाँ दी जाती है, ये तो नहीं दी जाती ना। ये तो असल में ये काम गवर्नमेंट लेवल का होता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, इस पे हम अक्सर कहते हैं ये अवेयरनेस गवर्नमेंट देती है, डिपार्टमेंट मौजूद होते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उनका काम है कि वो जाएं लोगों को अवेयर करें, वो बड़े फार्मर्स के पास चले जाएं, वहाँ बैठ के वापस आ जाएं, छोटे छोटे फार्मर्स पर ग्रास लेवल पर जाएं। और इतनी ज़्यादा हमारे एग्री ग्रेजुएट्स बाहर आ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज से बाहर आ रहे हैं, उनको जॉब्स का मसला है, उनको गवर्नमेंट जॉब्स दे, ताकि अगर एक डिस्ट्रिक्ट में एक अफीसर मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट अफीसर, उसके साथ 4 की टीम, वो क्या करेगा? इतनी बड़ी आबादी के लिए, करोड़ों की आबादी है, वहाँ क्या करेगा वो? तो असूली तौर पे तो उनको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो जितने भी एग्री ग्रेजुएट्स हैं, जो हमारा अच्छा स्टाफ है वो बाहर निकल जाता है, सही, गैर मुल्क में चले जाते हैं, मूव कर जाते हैं। उसकी वजह है कि यहाँ उनको जॉब्स नहीं मिलती, उनको हमारे सेक्टर में जितने भी सेक्टर हमारे इस वक्त मौजूद हैं, वहाँ फार्मर्स की कम्युनिटी को एजुकेट करने के लिए कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है। हालांकि बहुत ज्यादा जरूरी है मुल्क की तरक्की के लिए कि उनको एजुकेट किया जाए, उनको बताया जाए, ताकि फसल की जो है पैदावार ज्यादा से ज्यादा की जाए। आपके मुल्क के अंदर आप निस्तर चले जाएं या जिस हॉस्पिटल में चले जाएं, भरे हुए बीमारियां हद से ज्यादा बढ़ी हुई, उसकी बुनियादी वजह आपकी खुराक है, बुनियादी खुराक। अच्छा, जिस तरह हम अभी खाद की भी बात कर रहे थे, स्प्रे की भी बात कर रहे थे, जिसमें भी बात करें कि उनको एजुकेट करने की जरूरत है। बहुत सारे फार्मर्स भी बीमार हो जाते हैं जबकि उनको पता नहीं होता कि किस तरह स्प्रे करना है, उसका गलत इस्तेमाल हो जाता है और वो इंसानी सेहत के लिए जो है वो मुज़र है। उसके बारे में क्या कहेंगे? यही है ना, यही अगर उनको एजुकेशन दी जाए। अब देखें ना, टाइमिंग होती है, आप जो केमिकल है वो जहरी बात है, जो स्प्रे हो रहा है वो इंसान के लिए भी ज़्यादा नुकसानदेह होता है। जिस तरीके से वो फसल को फ़ायदा देता है लेकिन कीड़ों को मारता है, तो इंसान की अपनी सेहत के लिए आप मास्क लगाएं, ऐनक लगाएं, और उसके बाद सुबह का टाइम ठंडे टाइम स्प्रे करें, शाम को स्प्रे करें, दिन को धूप में ना करें। और स्प्रे कर रहे हैं तो उसको फसल की इतना ऊपर रखें, कैसे करना है वो पूरा एजुकेशन है उसकी पूरी, वो जुज़वी तौर पर है, 100% मुकम्मल तौर पे नहीं दी जा रही। अगर उसको मुकम्मल तौर पे उसको किया जाए तो उसमें काफ़ी सारे मसाइल से बंदा बच जाता है, परेशानियों से बच जाता है। उसमें बीमार होते हैं, कई दफ़ा लोग इसमें मर भी जाते हैं, डेथ भी हो जाती है, कैजुअलिटीज़ होती है इसकी। लेकिन उसकी बुनियादी वजह है कि एजुकेशन। अगर डिपार्टमेंट को उसी तरीके से बूस्ट दिया जाए, उसी तरीके से उनको लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, डिपार्टमेंट में भी बंदे देने चाहिए ना, उनको कहा जाए कि ये आपको फोर्स दे रहे हैं, एक पूरी टीम होनी चाहिए जो उनको एजुकेट करे, जो ग्रास रूट लेवल तक जाए। अब वो उनके पास इतना टाइम नहीं होता, उन्होंने और बहुत सारे महकमा ज़राअत है, उनको और बहुत सारे काम होते हैं, सही, तो वो उतना उस एफिशिएंसी के साथ नहीं जाते जिस एफिशिएंसी के साथ फार्मर के पास जाना चाहिए, काम होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, गंदम की रेट के हवाले से भी बात करेंगे, जो गवर्नमेंट ने एक रेट दिया हुआ है, और किसानों के हवाले से भी बात करेंगे कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। असल में मसला ये है कि गंदम की जो फसल है, 2 मेजर फसलें हैं हमारे, उसमें एक तो गंदम की जो फसल है ये पूरी की पूरा इन्हिसार फार्मर का इसी पे होता है। उसकी बेसिक वजह है कि उसके खाने के जो सिस्टम है पूरा, वो इसी में से गंदम के दाने आ जाते हैं और वो अपने घर में रख लेता है, उसका जो अपना सीड भी उसी में से इस्तेमाल करता है। ये तो ट्रेडिशनल है कि काफ़ी अरसे बल्कि सदियों से ये चला आ रहा है कि ये जो गंदम है वो घर में रख लेते हैं अपनी ज़रूरत की, साल के लिए वो उसकी ज़रूरत भी पूरी करती है, और उसके बाद उसका दुख सुख का भी सिलसिला उसी में से चलता है। और उसके साथ ये है कि भी सीड जो अगली फसल काश्त करनी है उसी में से वो सीड भी रख लेते हैं। अब ये है कि जब आप उनको, आपकी औसत पैदावार आ गई है 30 से 40 मन के दरमियान में, जब आप उसको कैलकुलेट करते हैं, आप उसके जमा मनफी करते हैं, तो वो नुकसान में जा रहा होता है। कम से कम 20,000 तो उसको ठेका देना पड़ता है, उस पर चला जाता है, और फिर 10,000 की बोरी है, 2 बोरियां डलती है उसमें, अगर इसको कैलकुलेट करें तो माइनस में चला जाता है। हमने कहा था इनको कि अगर 40 है तो आप इसको 2500 से 3,000 का रेट रखें,
ठीक। हमारे लिए ये एक बात आई थी कि ये जो आम पब्लिक है फिर तो उस पर बर्डन पड़ेगा, जो आम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आम पॉपुलेशन है, पाकिस्तान की आबादी है, शहर है, वो इस्तेमाल करते हैं लोग। हमने कहा था फिर इनपुट सस्ते कर दें। सही। देखें जी, हमने कहा था कि आप डीएपी को पुराने रेट पे ले आए, खादों को पुराने रेट पे ले आए, आप बिजली के रेट को कम कर दे, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पे जो धोखाधड़ी हो रही है उसको खत्म कर दे। अब जितने भी मामलात है आपका फार्मर के हवाले से आप उनको सब्सिडाइज कर दें चीजों को, आप गंदम का रेट 1500 रुपए कर दें, हमें इतराज नहीं है कि पब्लिक को उसका। लेकिन जब आप हमें इनपुट्स इतने महंगे देंगे, बीज इतना महंगा देंगे, खादें इतनी महंगी देंगे, डीजल इतना महंगा देंगे, दिन ब दिन उसको बढ़ाते जाएंगे, तो उसके बाद फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम से बिजली के रेट आप बढ़ाते जाएंगे, तो फिर जहरी बात है, फिर फार्मर क्या करेगा। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह अभी वजीर आजम ने जो है वो पेट्रोल भी सस्ता किया और जो है उस पे भी, बिजली पे भी उन्होंने जो है वो सस्ती की। देखें जी, अगर आप 20 रुपए बढ़ा के 20 रुपए बढ़ा के 10 रुपए कम कर दें तो ये तो पुरानी इनकी रविश रही है। जिस तरह अभी हम देख रहे हैं कि पूरे जो है वर्ल्ड वाइड में जो है वो पेट्रोल महंगा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखें ये मैनेजमेंट की बात होती है, ये गवर्नमेंट का काम होता है। जब पेट्रोल सस्ता था, मुफ्त में मिल रहा था, इन्होंने कोई तरीका किया, इन्होंने मंगवाने के अलावा कोई सोचा, उन्होंने लोगों ने कहा कि फ्री उठा लें, वो डिस्पोज ऑफ करना चाह रहे थे, उनके पास इतनी ज्यादा मौजूद था, इनके पास क्या सिस्टम है, तो उनको मंगवा के रख लेते साल 2 साल का अपना। देखें, जहां भी कोई मसाइल तो आते रहते हैं, हुकूमत का काम होता है कि जो तबका आपको ग्रोथ दे रहा है उसको फैसिलिटेट करना, उनको बूस्ट देना, उनको सपोर्ट करना, ताकि वो आगे स्टैंड करते रहे। आज मुश्किल हालात में भी आपको वो तबका आपको सपोर्ट कर जाता है। सही। जब आसान हालात हो, आज डीजल के तो ये अभी रेट बढ़ा है ना, ये रशिया की जंग या यूक्रेन के जंग की वजह से ही हुआ है, वरना पहले कौन सा यूक्रेन की जंग लगी हुई थी, ये पहले डीजल का रेट कौन सा बढ़ा हुआ था दुनिया के अंदर, कहाँ ऐसी। देखें, डॉलर का अगर रेट ऊपर जाता है तो ये तो इनका काम है ना, डॉलर को कंट्रोल करना, गवर्नमेंट के मसाइल है ना, ये वो उनको चाहिए। लेकिन फार्मर का क्या काम, फार्मर तो आपको जिनास चीजें निकाल के देगा ना। आप अगर कोई मसला पूरी दुनिया के अंदर होता है, जहां कहीं ये मसाइल आते हैं वहां गवर्नमेंटें सपोर्ट करती हैं अपने फार्मर को। इंडिया के अंदर मौजूद है। जदीद मशीनरी के हवाले से भी आप लोगों को कोई ऐसी सहूलत नहीं दी? कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इंडिया के अगर कोई फार्मर्स बाहर से खादे मंगवाना चाहे, पेस्टिसाइड मंगवाना चाहे, जरिए अद्वियात मंगवाना चाहे, उनको कोई टैक्स वैक्स नहीं, ठीक है ना। जबकि यहाँ हमारे जो टैक्स हम देते हैं, ये जो पाकिस्तान के अंदर रहा है तरीका, तो वो फार्मर के लिए तो अलाउ ही नहीं है। अब देखें कि वहाँ का फार्मर, उसको कितनी फैसिलिटेशन है, और उसके बाद उसको अब वहाँ के रेट भी उठवा लें और यहाँ के खादों के रेट उठा लें, ऑलमोस्ट 100% का फर्क है। अगर उनकी डीएपी क्या वहाँ डीजल का मसला नहीं कि वहाँ जो डीजल उनको मिल रहा है उसको जो फार्मर्स लेवल पे जो मिल रहा है उनको कम मिल रहा है, या खादें उनको कम रेट में मिल रही है, क्या वहाँ मसला नहीं है? ये साथी तो है हमारे। बाकी पूरी दुनिया के अंदर भी ऐसे है कि सपोर्ट किया जाता है फार्मर को। आप सपोर्ट करेंगे, वो एवरेज पैदावार अच्छी होगी, आपकी पूरी मुल्क की इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है ना, इसका बिल्कुल फर्क पड़ता है। अच्छा, ये बताएं कि कितने एकड़ में जो है वो काश्तकार जो है वो गंदम की फसल को उसको मिलता है, उस हवाले से भी बताइएगा रेट। कैसे कि जितना अगर एक किसान मेहनत करता है, क्या उसको उतनी ही उसको मिलती है कि नहीं मिलती? देखे ना जी, मिले तो हम बात क्यों करें। हाँ, औसत पैदावार देखें, अब ये अभी रिजल्ट आ जाएगा, ये खादें नहीं मिली ना टाइम पे, हर चीज का एक टाइम होता है, टाइम पे जो चीज हो जाए, अगर आपने टाइम पे खाद दे दिए उसका रिजल्ट आएगा। फसल काश्त से लेकर एंड तक टाइम काउंट होता है उसका। काश्त का टाइम है, अगर आपने काश्त टाइम पे कर लिए, वक्त पे काश्त हो गई है, तो उसकी पैदावार पे असर पड़ता है। और खादे है, अगर आपने खादें टाइम पे दे दिए तो उसका भी असर उस पर पड़ता है। अगर आप खाद को आज जरूरत है हमें, अगर हमारी बॉडी को जरूरत है, हमने खाना नाश्ता सुबह करना है, हम कहें जी आज हम नाश्ता नहीं करते, हम रात को 12 बजे करेंगे जाके, तो बंदा चल नहीं सकता उस हवाले से। ऐसे वो फसल भी तो जानदार है ना, बिल्कुल, उसको भी उसकी जरूरत, पानी भी टाइम पे चाहिए उसे, खुराक भी टाइम पे चाहिए, काश्त भी उसकी टाइम पे होगी, तो औसत पैदावार आपकी एग्जैक्ट और एक्यूरेट आएगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी वो वाली चीजें आपको सही टाइम पे नहीं मिलेंगे, उसका औसत पैदावार नहीं मिलेगी। सही। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब आपका कि आप हमारे शो में आए और काफ़ी किसानों के हवाले से आपने बात की, उनके मसाइल के हवाले से बात की, और हुकूमत से आप क्या मुतालबा करना चाहेंगे? हुकूमत से मुतालबा है कि गंदम का रेट इसको मजीद बढ़ाया जाए,
अगर रेट नहीं बढ़ाते तो इनपुट्स को सस्ता किया जाए, अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया जाए, बीज को इंश्योर किया जाए, अच्छा बीज, बेहतर बीज के लिए एक टेक्नोलॉजी मुहैया किया जाए फार्मर्स को। फार्मर को सपोर्ट करने के लिए एफपीए के नाम पे जो ये लिया जा रहा है बिजली का, उसको खत्म किया जाए। बहुत शुक्रिया सर आपका। इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमें लेने एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद हमारे साथ और गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और अब हमारे साथ और गेस्ट मौजूद हैं, उनके साथ जो है उनको खुश आमदीद भी करते हैं और बताएंगे, आज उनके टॉपिक के हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले तो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं अबू सुफियान संघेड़ा साहब, जो कि लाइव स्टॉक फार्मर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। जी बहुत शुक्रिया जी, आपने मौका दिया। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी डॉक्टर माजिद इकबाल साहब, जो कि सीनियर अटॉर्नी ऑफिसर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में। मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमें मौका दिया गया कि आज आके आपके साथ प्रोग्राम के तवस्सुत से कुछ मालूमात शेयर कर सकें। बिल्कुल जी, और अवेयरनेस जो है वो बड़ी ज़रूरी है कि साथ साथ हम अपने नाजरीन को अवेयरनेस भी दें। लेकिन नाजरीन, इनसे बातचीत का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन अपने चलते हैं हेल्थ सेगमेंट की तरफ। जी नाजरीन, हेल्थ सेगमेंट की तरफ तो हम आ गए हैं। तो आज हम टमाटर पे बात करेंगे कि ऐसा फल भी इसको कहा जाता है, सब्ज़ी भी इसको, सब्जियों में तो ज़्यादा इस्तेमाल, खाने में हमारे जो है वो इसको किया जाता है इस्तेमाल, क्योंकि टमाटर के बगैर जो है हमारी हांडी बड़ी अधूरी है। वैसे लोग बड़े शौक से भी टमाटर खाते हैं, ये हमारी स्किन के लिए भी बड़ा अच्छा है। और इसके साथ साथ जो टमाटर का इस्तेमाल है वो हाई ब्लड प्रेशर और खून में कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करने में मदद देता है। इसके बहुत सारे फ़वाइद भी हैं। और इसके साथ ऑस्ट्रेलिया में होने वाली तहकीक के मुताबिक टमाटर में पाए जाने वाले जुज़ जो हैं वो लाइकोपिन 25 मिलीग्राम मिकदार खून में चिकनाई की सतह को 10% तक जो है वो कम करती है। और इसके साथ ही टमाटर में जो है वो विटामिन बी भी पाया जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर, फालिज और दिल के अमराज को कंट्रोल किया जा सकता है। ये एक ऐसी सब्ज़ी है कि इसके खाने से आपको बड़े फ़ायदे हैं। और अमेरिका की रिसर्च के मुताबिक भी आपको बताऊंगी कि टमाटर के इस्तेमाल से कैंसर से बचा जा सकता है। और ये टमाटर जो है, ये हम देखते हैं कि बहुत सारी आजकल जो है बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, तो उस हवाले से अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की हेल्दी टिप तो मैंने आपको दे दी है कि टमाटर के हवाले से कि कितना ही हमारे लिए अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अगर जैसे हमारी ख़वातीन है वो ब्यूटी के हवाले से बड़ी परेशान रहती हैं, तो जो टमाटर है अगर उसका रोज़ाना का इस्तेमाल आप अपनी ग़िज़ा में करें तो उससे आप काफ़ी खूबसूरत नज़र आएंगी और ऐसे स्किन जो है आपकी तरोताज़ा और ग्लो करेगी। अच्छा जी, वापस अपने गेस्ट की तरफ आते हैं। इनसे आज हम बात करेंगे जो आजकल जो है बीमारियां फैल रही हैं जानवरों में, उसके हवाले से बात करेंगे। आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सर, सबसे पहले तो आप अपने बारे में हमें बताइएगा और उसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ जाएंगे। जी, अबू सुफियान संघेड़ा मेरा नाम है जी। मुल्तान से बिलोंग करता हूँ और विहाड़ी रोड पे मुल्तान से 15 किलोमीटर के फासले पे फार्म है मेरा, जिसमें हम एक्सोटिक ब्रीड क्रॉस भी कर रहे हैं। हमारे इंडिजिनस ब्रीड्स भी हैं, बफलो है, और इसके अलावा हम बीफ ब्रीड्स पे भी काम कर रहे हैं। और एक फार्म हमारा कराची के अंदर है, जहाँ हम स्पेशली कुर्बानी के जानवरों के हिसाब से हमने उसको सेटल किया हुआ है। अच्छा सर, जिस तरह आज हमारा जो टॉपिक है वो है लंपी स्किन डिजीज़, उसके हवाले से हम बात करें, ये क्या है, इसके हवाले से बताइएगा। देखें, इस पे मैं थोड़ा आपको डिटेल में बता देता हूँ। ये अफ्रीकन डिज़ीज़ है जो 25 साल पहले गालिबन कमोबेश वहाँ डिटेक्ट हुई, वहीं पे इसकी वैक्सीन बन रही थी। फिर ये हमारे जो नेबर कंट्रीज़ हैं, इंडिया में कोई 2 साल पहले गालिबन इंडिया ने भी इसकी वैक्सीन डेवलप की, और इसी तरह से ये दुबई और ईरान जी, ये यहाँ पे ये मौजूद है। इसमें ये होता है कि जानवर की गर्दन के ऊपर सबसे पहले थोड़े थोड़े छोटे छोटे दाने नज़र आने शुरू होते हैं। ठीक है। हाई टेम्परेचर होता है उसका, और उसके बाद वो दाने पूरे जिस्म पे फैल जाते हैं और फिर वो पक जाते हैं। और जिस तरह से इंसानों में फोड़े होते हैं, फिंसियाँ होती हैं, उस तरह से फिर उनमें पीप पड़ जाती है, वो ख़राब हो जाते हैं। और उसके बाद जानवर जो है, अगर मैं बड़ा मोहतात कहूँ तो अगर एक हद से आगे ये बढ़ जाए तो उसका फिर सिर्फ हल स्लॉटरिंग होता है। सही, कि आप जानवर को ज़िबा करते हैं। सही। सर, आपसे जो है जानेंगे डॉक्टर साहब, इस डिजीज़ के कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और मज़ीद क्या इसकी अलामात हैं?
जैसे सुफियान संगेड़ा साहब ने अभी बताया है, ये अमूमी अलामात इसकी यही हैं। पहली चीज़ ये है कि ये बीमारी जिस वक्त ज़ाहिर होगी तो शुरू में फेब्राइल कंडीशन हम कहते हैं, ऐसा कि बहुत तेज़ बुखार होगा। अमूमी तौर पे ये फार्मर हमारे संगेड़ा साहब तो क्योंकि एडवांस फार्मिंग करते हैं, तो ये हर रोज़ हर जानवर का मुआयना करते हैं, उसका मुशाहिदा करते हैं, उसका रद्द-ए-अमल देखते हैं। तो इनके फार्म पे तकरीबन सब फैसिलिटीज़ ऑलरेडी प्रैक्टिस में है, तो इनको तो फ़ौरन पता लग सकता है। लेकिन अमूमी तौर पे हमारे जो फार्मर हैं वो इस तरफ तवज्जो नहीं देते, उनको नहीं पता चलता, पहली कंडीशन का पता नहीं लगता। फिर उसके बाद ये आँख से और नाक से रतूबतें ये खारिज होती हैं, ठीक है, ये स्टेज भी गुजर जाती है। जब स्किन के ऊपर गिल्टियाँ नमूदार होती हैं तब जाके अंदाज़ा हो सकता है कि ये है। तो बीमारी अगर फार्म पे आई है तो ये बुनियादी तौर पे फैलती है एक दूसरे जानवर के कांटेक्ट से। हशरात जितने हैं, मच्छर, मक्खी, जो एक जानवर पे बैठेगी दूसरे पे जा बैठेगी तो वहाँ पे ये मुंतकिल करने के काबिल हो जाती है। मतलब ये ऐसी बीमारी है कि ये दूसरे जानवर में मुंतकिल हाँ जी, हो दूसरे सकती में है। जानवर में मुंतकिल हो सकती है। ठीक है। फिर उसके बाद इसका मंडियां जो हैं ये भी एक सोर्स हो सकती है। जैसे संगेड़ा साहब ने अभी फरमाया है कि ये बीमारी कहीं और थी, अब दुनिया में है। हमारे इधर ये एक्सपीरियंस अब सिंध से शुरू हुआ है जी। पंजाब में इसका अभी तक इतना वाज़े हमला नहीं है। अच्छा, ठीक है। और ये कंट्रोल के हवाले से जैसे आपने पूछा है कि क्या है, इक़दामात के तौर पे हमारा हर डिस्ट्रिक्ट में एक लेबॉर्ट्री है, ठीक है, और हर डिवीज़न पे एक डायग्नोस्टिक डिविजनल लेबॉर्ट्री है। वहाँ के जितने भी हैं हमारे स्टाफ है उस सब को अलर्ट किया गया है। ठीक है। फार्मर अवेयरनेस के हवाले से जो जैसे आज ये रोई के तवज्जुह से हम प्रोग्राम इंफॉर्मेशन और मालूमात शेयर कर रहे हैं, तो इसके हवाले से हमारा लाइव स्टॉक बैठक के नाम से एक फॉर्मेट चला हुआ है। हमारा जो वेटनरी ऑफिसर है हर इलाके का, हमारा पैरावेट स्टाफ वो इलाके में जाता है, जाके वहाँ पे जिस जगह पे शेड्यूल है वहाँ पे ये मालूमात शेयर कर रहे हैं। फार्मर अवेयरनेस इसमें पहली चीज़ है कंट्रोल में। दूसरी चीज़ उसमें ये आ जाती है कि जानवर में अगर ऐसी अलामात देखते हैं तो उसका फौरी तौर पर रब्ता करें। महकमा लाइफ स्टॉक ने एक जो है ना एप्लीकेशन दे दी है ADRS के नाम से, तो ADRS फार्मर के नाम से ये एप्लीकेशन जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। इस पे अपनी मालूमात शेयर भी कर सकते हैं, और खुदा न खास्ता किसी जानवर को ऐसी अलामात देखते हैं तो वो अलामात बता के तो मुफ्त उसके लिए तशखीस का जो ज़रिया है वो इख्तियार कर सकते हैं। तो ये भी कंट्रोल का एक हिस्सा है। अब बुनियादी चीज़ है कि डिपार्टमेंट का जी, हमारा डिपार्टमेंट अवेयरनेस के साथ साथ इलाज मुआवजे की तरफ भी तवज्जो दे रहे हैं। सिंगल शॉट के तौर पे ये आज मंगवाई जा रही है ताकि ये जितने भी हमारे जानवर हैं जो सस्पेक्टेड ऐसे के जहाँ पे मुश्तबा और चीज़ होती है, सस्पेक्टेड जिनको जा सकती है तो उनको पहले से वैक्सीन कर ली जाए। मार्केट में वैक्सीन अवेलेबल भी है, वहाँ से भी फार्मर ले सकते हैं। ज़्यादा जो फोकस है वो ये है कि बीमारी आए ही ना, तो उस पे ज़्यादा काम है और वो डिपार्टमेंट कर रहा है। अवेयरनेस प्रोग्राम भी हम कर रहे हैं, लिटरेचर भी हम दे रहे हैं, और हमारे मोबाइल वेटनरी डिस्पेंसरियाँ जो हैं वो जहाँ पे इलाज मुआवजे के लिए या बाकी सर्विसेज के लिए जाती हैं तो ये अवेयरनेस का प्रोग्राम भी वहाँ पे हम ज़रूर कर रहे हैं। तो ये एक डिपार्टमेंट एक्टिविटी है आजकल हमारे ना। अच्छा संगेड़ा साहब, आप बताइएगा कि जिस तरह अभी आप फार्म्स वगैरह पे जानवरों का ये जो बीमारी का सिलसिला चल रहता है, इस पे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इस पे मज़ीद कितना जो है वो काम करना चाहिए, हुकूमत कितना सपोर्ट कर रही है? जी, इसमें नई बीमारी है, इस हवाले से गवर्नमेंट की बात आई है तो मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि इस पे देखना चाहिए कि बीमारी हमारे यहाँ डिटेक्ट हुई है अब कराची के अंदर, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सिंध के अंदर ज़्यादा है, कराची में बहुत ज़्यादा है, पंजाब में अभी तक इसका कोई वो नहीं है, लेकिन एक वायरस है जिसके चांसेस हैं पंजाब में आने के। और हम इस हवाले से अप्रिशिएट भी करेंगे गवर्नमेंट को कि इन्होंने अपने डॉक्टरों की कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग स्टार्ट की हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा ये सोचने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को कि ये बीमारी कोई थोड़ा अरसा पहले पता चली कराची के अंदर। अच्छा। तो
बड़ी हैरतनाक बात है एज ए फार्मर मेरे लिए कि उस वक्त इसकी जो वैक्सीन थी वो अवेलेबल थी मार्केट में। अच्छा। और सबसे पहले जो वैक्सीन अवेलेबल थी मार्केट में, यानी एक बीमारी है नई पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उसकी वैक्सीन मौजूद है। उसकी वैक्सीन मौजूद है। ये इसके बारे ये तो वाकई हैरान कुन बात हाँ, है कि एक देखें, बीमारी अभी न्यू आई इंसानों है के अंदर कोरोना आया। हाँ जी। दुनिया के सुपर एलीट कंट्रीज जो हैं वहाँ भी उसके बाद उसकी वैक्सीन डेवलप हुई, और पाकिस्तान के अंदर जब ये बीमारी आई तो हम फार्मर ये सोचते हैं कि शायद ये फैलाई गई है। ठीक है। और वो सबसे पहले जो ब्रांड दस्तयाब था वो हमारे एक हमसाया मुल्क का दस्तयाब था। तो इस तरह से हमने तो अभी इसकी वैक्सीन बनाई नहीं, इसकी वैक्सीन अफ्रीका में बन रही है और इंडिया में बन रही है। अच्छा, ठीक है। तो ये एक बड़ी हैरतनाक बात है कि उसकी वैक्सीन जो है वो सबसे पहले जो है वो सबसे पहले अवेलेबल थी मार्केट में। ठीक तो है। कैसे पता चला ये बीमारी के हवाले से, ये भी बताइएगा। हाँ, ये बीमारी बिल्कुल ऐसे ही इसकी अलामत ज़ाहिर हुई जो डॉक्टर साहब जैसे फरमा रहे थे, डॉक्टर माजिद साहब के आंखों से रतूबत और नाक से रतूबत, ये तो और बीमारियों में भी होती हैं। तो फार्मर की क्या, डॉक्टर की भी अभी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं थी। मैं तो अभी जो कराची में देख के आया हूँ उसको तलफ करने का इंतज़ाम भी सही नहीं है। जो जानवर वहाँ कंजस्टेड फार्मिंग है, यानी बहुत बड़े इलाकों पे मुहित है, आपके भाने और बाड़े और जो भी, तो जो जानवर मरता है वो बाहर निकाल के सड़क पे रख देते हैं। ये मैं खुद देख के आया हूँ, और अगर मैं शेयर कर सका तो आपके साथ वीडियोस भी शेयर करूँगा जिस हालत में जानवर वहाँ पड़े हुए हैं। प्लेंटी ऑफ एनिमल्स ज़ाये हुए, वो इसी तरह से ज़ाये हुए हैं। फिर ऐसा ऐसा पता चला जी गर्दन के ऊपर जी छोटे छोटे दाने हैं। फिर वो हाई टेम्परेचर भी एक ऐसी अलामत है जो और बीमारियों में भी होती है। जी बिल्कुल, तो, जिस बुखार जो है वो जी हाँ जी। तो फिर उसके बाद जब ये इसने कराची के अंदर यानी ये 2-3 माह इसको सही तरह से डिटेक्ट नहीं किया जा सका। जब वो दाने फिर वो बड़े बड़े वो बने, उभार बने, फोड़े बने, फिंसियाँ बनी, फटी, पूरी स्किन के ऊपर आया, तो फिर पता चला ये कोई नई चीज़ है। तो उस वक्त भी फिर ये था कि एक रूटीन का हम एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे थे। एंटीबायोटिक्स अगर स्टार्ट में हम यूज़ करते हैं तो उसका तो फिर भी जैसे डॉक्टर साहब भी फरमा रहे थे कोई रिजल्ट आ सकता है। जब हमारी कैपेसिटी नहीं है, हमें पता ही नहीं है सही कि ये कैसे शुरू हुई, क्या बीमारी है, और इसको किस तरह खत्म किया जा सकता है, क्या इलाज है। वो एक बड़ा मैसिव लॉस हुआ है कराची के अंदर। और इस साल की जो कुर्बानी की मंडी होगी उसमें उसके रेट से अंदाज़ा होगा कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है। मैं कोई फिगर तो नहीं, मतलब ना मैं सेंसेस कर सकता हूँ एज ए फार्मर, लेकिन मैं एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि इस चीज़ की वजह से कीमतों का एक असर नज़र आएगा कि बहुत शॉर्ट होगा जानवर, जिसकी वजह से कीमतें बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगी। लास्ट टाइम भी जो है वो काफ़ी कीमतें बढ़ी, और इस दफ़ा भी जिस तरह आप बता रहे हैं अगर लॉसेज हुए हैं तो चांसेस ज़्यादा हैं कीमतें बढ़ने का। आप क्या समझते हैं इसका, किस अवेयरनेस के हवाले से, कि किस तरह जो है अवेयर किया जाए, उसके कोई प्रोग्राम्स वगैरह के हवाले से बताइएगा कि फार्मर्स को आगाह कर दिया जाए कि ताकि जानवरों को जल्दी जो है उसका इलाज भी किया जा सके कि किस तरह बीमारी ने अटैक किया है तो उसका फ़ौरन कैसे उसको कंट्रोल किया जाए। देखिए डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इन्होंने मुख्तलिफ़ ऐप्स पंजाब गवर्नमेंट की हैं, इसके अलावा इनकी जो है ना वेटरनरी हॉस्पिटल्स जो हैं वहाँ से इन्होंने डॉक्टर्स को लाहौर बुला के उनका इन्होंने किया, कैपेसिटी बिल्डिंग की है। मेरा ख्याल है कि फार्मर जो है ना वो स्लो होता है रिस्पांस के अंदर जी। तो मेरी सजेशन इसमें ये है कि हर तहसील और बल्कि हर यूनियन काउंसिल के अंदर 4-5 बड़े फार्म सेलेक्ट करके वहाँ फार्मर्स डे बना के तो फार्मर्स को अवेयर किया जाए। और ये बेसिकली जहाँ जहाँ पाकीज़गी या सफाई पूरी तरह से नहीं होगी वहाँ ये बीमारी ज़्यादा फैलने के चांसेस है। फिर ये बताने की ज़रूरत है कि अगर किसी जानवर को हो गया तो उसको फ़ौरन अलहदा करें। और इसी तरह से डॉक्टर्स का भी है कि वो अगर किसी ऐसे फार्म से आ रहे हैं तो उसके कोई SOPs होने चाहिए कि वो फिर अपना कोई लिबास चेंज करके या ओवरऑल चेंज करके, ताकि फ्रीली ये और पाकिस्तान इसमें पंजाब में भी ना स्प्रेड हो। और जो मुझे सबसे ख़तरनाक बात नज़र आ रही है वो ये है कि हमारी जो इंडिजिनस ब्रीड्स हैं वो हमारी मुकामी ज़रूरत इस वक्त पूरी नहीं कर रही, ना दूध में ना गोश्त में। तो पंजाब के अंदर स्पेशली और बाकी जगहों पे भी मुल्क के अंदर बड़े इलीट एनिमल इंपोर्ट हुए, 6 से 8 लाख रुपए का एक एनिमल इंपोर्ट हुआ है। सही। और जिसके अंदर हमारे इंडिजिनस एनिमल की निस्बत रेजिस्टेंस बहुत कम है। अगर ये ऐसे किसी लॉस की तरफ हम चले गए
तो ये एक बड़ा धचका होगा जो जीडीपी में हम कहीं ना कहीं ग्रोथ देखते हैं, तो वो एकदम से हमारी प्रोडक्शन डाउन होगी और बड़ा लॉस होगा। सर आप बताइए, जिस तरह हमारे बहुत सारे फार्मर्स, हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे फार्मर जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, उनको एजुकेशन की जो है बड़ी ज़रूरत होती है, अवेयरनेस की बड़ी ज़रूरत होती है, हर वक्त नेट न्यू यूज़ नहीं कर सकते, कोई ऐप यूज़ नहीं कर सकते, तो उस हवाले से आप बताइएगा किस तरह आप लोग किस तरह फिर उनको इसके लिए जो मैंने अभी जिक्र किया ना, यानी लाइफ स्टॉक किसान बैठक का, तो ये प्रोग्राम पहले से चल रहा था, लेकिन अब उसको इस स्टाइल पे कर दिया गया है कि हम जो रिवायती चीज़ें हैं उनके बारे में तो हम उनको जिद्दत के लिए बताते हैं, लेकिन करंट अफेयर जो होता है ना उसको हम प्रेफर करते हैं। जैसे संगेड़ा साहब ने अभी ये फरमाया है कि सिलेक्टेड फार्मर जो अच्छे फार्मर है, बड़े फार्मर है, और जिनके पास इस तरह से जानवर हैं, ज़्यादा भी जानवर हैं और अच्छे भी हैं, तो उनको जैसे इन्होंने बताया है उनके लिए एक ऐसा प्रोग्राम तश्कील किया जाए। एक इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है ना वो ये है कि इसमें अवेयरनेस कम से कम लोगों को अलहदा से अलहदा देना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मुदस्सिर हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तहसील बेसर से। जी जी, क्या पूछना चाहेंगे? सर हमारे जानवरों को मुंह खुर की बहुत बीमारी आई हुई है इधर। जी, आप बात कर सकते हैं सर। मुंह खुर की बीमारी के हवाले से मैं थोड़ा सा ये गुजारिश कर दूं कि इसकी रिंग वैक्सीनेशन होती है, जिस इलाके में है उनको चाहिए कि वो अपने नज़दीक तरीन शिफाखाना हैवानात में इसकी इतला करें। वहाँ से हमारा अमला जाता है, जाके वो जो मुतासरा जानवर हैं उनको अलहदा करा के उनका इलाज मुआवजा कराएंगे, और वैक्सीन मौजूद है, वो उससे नज़दीक तरीन उसके रिंग में जितने जानवर मौजूद होते हैं उन सबको वैक्सीन कर दी जाती है। तो ये अपने नज़दीक तरीन जो भी अस्पताल है, डिस्पेंसरी है या कोई सेंटर है, वहाँ पे तशरीफ़ ले जाएंगे, उनको मालूमात देंगे, तो वो इसकी रिंग वैक्सीनेशन करेंगे और ये फैलती नहीं है फिर इस तरह से। जी मुदस्सिर साहब, जी जी बात करना चाहूँगा कि जिस तरह से ये मुंह खुर की मेरे फार्मर भाई बात कर रहे थे, तो ये भी पाकिस्तान के अंदर पहले एक स्ट्रेन होता था, फिर ये 2 हुए, फिर 3 हुए, फिर अब ये मतलब इससे बढ़ के स्ट्रेन्स। तो ये गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये नई नई बीमारियां आ रही हैं, चलें हम उसका फिर बाद में ट्रीटमेंट भी ढूंढ लेते हैं, फिर हम उसकी कोई वैक्सीन भी बना लेते हैं, लेकिन उसके दौरान एक 2-3 साल का साइकिल जो होता है वो इतना बड़ा लॉस होता है। जिस जानवर का मुँह खुर भी आ जाता है वो 1 साल तो अपनी परफॉर्मेंस पे आता ही नहीं, और अगर हमारा इंडिजिनस है तो 1 साल के बाद वो परफॉर्मेंस दिखा देता है। सर उसकी क्या अलामात हैं, ये जो मुंह खुर आप बता रहे हैं? इसके अंदर जो है ना, इसके पाँव ज़ख्मी हो जाते हैं, इस तरह से हो जाते हैं, गल जाते हैं पाँव, जिस तरह से ज़ख्म हो गए हैं, नाखून अलहदा होना शुरू हो जाते हैं, और मुंह में इसके पक जाता है, छाले निकल आते हैं, जिससे जानवर खा नहीं सकता कई कई दिन। और फिर जिस तरह से अब ये लंपी स्किन भी आई हुई है, या मुंह खुर है, या कोई भी बीमारी है, फिर वो जब जानवर को आती है हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन एनिमल की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, उसको कई और डिजीज़ फिर पकड़ लेती हैं। तो इसका प्रिवेंटिव जो है, और हमारे जो सरहदें हैं उसके ऊपर हमें अब SOPs बनाने चाहिए। अगर हमने लाइफ स्टॉक से GDP में कोई ग्रोथ लेनी है या आगे करनी है, तो ये गवर्नमेंट के काम है, गवर्नमेंट को करना चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, जितना तेजी से वायरस फैलते जाएंगे उतना ही हम लोग जो है वो लॉस की तरफ जाते जाएंगे। फिर हमने एनिमल इंपोर्ट किया सारी दुनिया से, हमने सिमन इंपोर्ट किया सारी दुनिया से, लेकिन हमने कोई अपना स्टैंडर्ड नहीं बनाया, जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, कि हम वो चेक करके मंगवाएं कि वहाँ से कोई बीमारी तो साथ नहीं आ रही। सर आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह सर कह रहे हैं कि SOPs जो हैं वो बनाने चाहिए? इसमें जैसे इन्होंने फरमाया ये इसी तरह है। बुनियादी तौर पे मैंने आज किया था कि बीमारियों के कंट्रोल के लिए जो सबसे बड़ी बुनियाद है, एक हाइजीन है, सफाई सुथराई सबसे पहली चीज़ है। इनके फार्म पे आप किसी ऐसे अनजाने टाइम पे जाएं जब इनको ना बताया हो, तो ये आपको उसी तरह मिलेगा। और इन जैसे और भी फार्मर्स हैं, काफ़ी लोग हैं, लेकिन अक्सर औकात एक जानवर से लेके 20 जानवर 10 जानवर वाला बिल्कुल ही एहतियात नहीं करता। उसके जानवर की तरफ उसकी तवज्जो सिर्फ इतनी होती है कि कितना दूध मैंने इससे लेना है, उसकी क्या ज़रूरियात हैं उस पर वो ध्यान नहीं देते। हाइजीन सबसे पहली चीज़ है। जब तक सफाई सुथराई नहीं होगी, जो उसकी डंग है यानी उसका ये जो गोबर वगैरह है उसके निकास का कोई बेहतर इंतज़ाम नहीं किया उसने, तो वहीं पे ये अच्छा अब इसके फैलाव में ये बीमारी जो हम लंपी स्किन की बात कर रहे हैं, ये गिल्टीदार बीमारी जो है, तो इसमें भी यही चीज़ है
कि वो टिक्स जो कीचड़ हैं वो इसके फैलाव का सबब बनते हैं। अब वो है तो फार्मर के उसी फार्म के अंदर, उसी बहाने के अंदर, उसी वाड़े के अंदर, तो वो इस पे इतनी तवज्जो नहीं देते। लेकिन बीमारी के बारे में मालूमात ज़्यादा रखते हैं, सफाई सुथराई पे नहीं देते। दूसरी चीज़ है कि हर बंदे को इनके फार्म पे जब तक बताया ना जाए तो आप फार्म पे एंटर नहीं हो सकते। बाहर से खड़े होकर दे सकते हैं, जानवर को हाथ लगाना मुमकिन नहीं है। अगर हम लोग चले भी गए हैं तो हमें इन्होंने अगर एजुकेशन दी है, एक और अच्छा फार्मर है वो हमें दिखा रहा है, तो देखने की जगह फासले पे है। तो अच्छा, ये इंसानों में मुंतकिल हो सकती है? नहीं, इंसानों में इसका बिल्कुल वजूद नहीं है। ना इसके गोश्त का कोई मसला है, अच्छा। ना ही इसके दूध का मसला है। बुनियादी तौर पे नहीं, मुआशी लिहाज से थोड़ा सा इसका नुकसान ज़रूर है। अच्छा। लेकिन इसमें जिसे हम कहते हैं मोर्टेलिटी, शदीद अमवात नहीं है। लेकिन जानवर अगर प्रोडक्शन से निकल जाता है और वो अपना टाइम ज़ाया करता है, बढ़ोतरी के अमल में नहीं रहता, तो फिर वो उसका मुआशी नुकसान है। मतलब हम उसका गोश्त जो है वो इस्तेमाल कर इसका सकते हैं, बिल्कुल सर्टिफाइड है, ये इस्तेमाल हैं। किया जा सकता है, क्योंकि ये स्किन डिजीज़ है। इसका तो नाम ही स्किन है ना, तो ये एक ख़ास समझ लें कि अलहदा से एक बीमारी है जो पूरे सिस्टम में, बॉडी में, मसल्स में वहाँ पे नहीं जाती और ना ही इस दूध से होती है। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये एक परफेक्ट मैसेज है। ठीक है, इसी में मजीद भी स्किन डिजीज़ के हवाले से बात करेंगे नाज़रीन, लेकिन यहाँ पे हमें लेनी एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और जनाब गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं सर, जिस तरह अभी बहुत सारे फार्मर जो हैं जिनको शौक भी है कि वो जानवर जो हैं वो फार्म्स बनाएं, अपने जानवर रखें, उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या सजेस्ट करेंगे आप? मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि 10-15 साल पहले तो हमारा यहाँ ज़्यादातर इंडिजिनस एनिमल ही था, बहुत थोड़ी मिकदार थी, कोई सीमन इंपोर्ट करके हम उसको क्रॉस कर रहे थे। को 15-1 साल और फिर 10 साल से, साहब का 10 साल से बहुत तेज़ी से यहाँ इम्पोर्टेड एनिमल आया है। सही। अच्छा, अब वो बड़ा सेंसिटिव एनिमल है और उसका तो ख्याल ज़्यादा रखना पड़ता होगा। ज़्यादा रखना पड़ता है, वो डिजीज़ रेजिस्टेंट भी नहीं है, वेदर रेजिस्टेंट भी नहीं है। फिर उसकी न्यूट्रिटिव नीड यहाँ के जानवर की निस्बत कोई कह लें कि मोर देन 100% ज़्यादा है। ठीक। तो अब ये फॉरेन के अंदर जो फार्मिंग हो रही है उसके लिए भी कोई गवर्नमेंट्स जो है ना SOPs बनाती हैं कि वो फार्मर की रेलेवेंट एजुकेशन होगी, नहीं तो बेसिक हाउ ना होगी। तो हमें भी यहाँ अब ये करना चाहिए कि जो लोग लाइफ स्टॉक को कर रहे हैं उनको चाहे अपने कोई ट्रेनिंग कोर्सेज करवाए गवर्नमेंट, अपने उसी इलाकाई हॉस्पिटल पे कोई एक ऐसा डिप्लोमा होना चाहिए जिसके बाद उसको ये कॉन्सेप्ट हो कि मैंने किस तरह से इसको प्रॉफिटेबल करना है और किस तरह से डिजीजेज जो इतना प्रेशर हमारे ऊपर आ रहा है कि इसको हम क्या एहतियाती तदाबीर करें। जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि सफाई, हाइजीन होना बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं, हाइजीन होना ज़रूरी है। अगर हम उसको फार्मर को नहीं समझाते, नहीं बताते, तो फिर ये जिस तरह से वहाँ फ्री मूवमेंट है डॉक्टर्स की या अफराद की, जानवरों तक जाना, उसको हाथ लगाना, फिर उसकी डिजीज़ लेके कहीं और चले जाना, फिर नेबर के पास भी जानवर खड़े, तो ये अभी कोई अब मेरा ख्याल सिस्टम बनाना पड़ेगा कि ठीक है उस तरह भी ट्रेडिशनल भी चले, लेकिन जिससे प्रॉब्लम आ सकता है वो चीज़ों को रिमूव किया जा सके। तो बेसिक हाउ नो अब क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए? बिल्कुल, इसमें यह है कि सबसे पहले तो ये है कि उसको हाइजीन एनवायरनमेंट के लिए कायल करें, ठीक है, और वैक्सीन्स जो है ना वो प्रॉपर तरीके से हम कराएं, जो जो चीज़ें डिटेक्ट हो गई हैं उनकी वैक्सीन्स कराएं। तीसरा ये है कि बाहर से अब कोई नई डिजीज़ ना आने दी जाए, उसके लिए ये गवर्नमेंट का काम है। सही। एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, गुलाम हैदर साहब बात कर रहे हैं? जी, गुलाम हैदर साहब बात कर रहा हूँ। बकरियों के बच्चों में आजकल बीमारी, बकरी के बच्चे नहीं है, तो उनको मोशन हो जाते हैं और वो मर जाते हैं। ठीक है जी। जी डॉक्टर साहब, इसमें मैं ये गुजारिश करूँगा कि आम तौर पे बकरियों पे जो मसले मसाइल आते हैं ना, वो अंतड़ियों के जहर का जो मसला है वो बहुत ज़्यादा होता है।
तो इनके पास जितने जानवर हैं, जिसको अलामात हैं, उसका अलामात के हिसाब से इलाज हो सकता है। और हमारे तमाम अस्पताल, मोबाइल वेटरनरी डिस्पेंसरी, यहाँ पे इलाज मुआवजे की मुफ्त सहूलत है। ये उनसे रब्ता करेंगे, वो मुफ्त इलाज होगा। और बाकी जितने सेहतमंद जानवर हैं, वो चाहे एक है चाहे सैकड़ों में है। अच्छा, कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, तो आप इनसे कुछ पूछना चाहें? नहीं, मैं इन्होंने अलामात बता दी हैं। जो अलामात बताई हैं, मैं उन अलामात की रोशनी में ये आज कर रहा हूँ। सही। तो ये ईटीवी वैक्सीन कहलाती है। तो इनको चाहिए कि वो अपने जो सेहतमंद जानवर हैं उनको ईटीवी की वैक्सीन करा लें। और जो बीमार जानवर हैं, इसके लिए मुफ्त इलाज मौजूद है, वो मुफ्त इलाज कराएंगे। इंशाअल्लाह ताला इनके जानवर महफूज रहेंगे। क्योंकि बकरियों में लोग आजकल ज्यादा देख रहे हैं, लोग बकरियों जो है वो भी ये शौक भी है और अब जरूरत भी है और मुनाफा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह अभी कुर्बानी ईद की जो तैयारियां हैं वो लोग पहले से करना शुरू कर देते हैं, जानवर खुद घर में पालना शुरू कर देते हैं। उसके हवाले से भी हम ये जानना चाहेंगे कि उनकी अवेयरनेस के लिए आप कोई प्रोग्राम वगैरह करते हैं? ये आपकी बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं। ये आपकी बात कई इस तरह है कि जैसे ईद के जानवर देखे ना आप, वो देखा जाए तो वो फार्मर अपने शौक से पाल के लाता है। तो वो जो शौक से पालना है ना, वो असल में पालना है। बाकी है जानवर रखना। तो जानवर रखने और पालने में फर्क है। उसकी खुराक का ध्यान रखेंगे। वैक्सीनेशन ये शायद उनको 6 महीने साल में एक दफा जरूरत पड़ती है। अगर करा लिया जाए तो उसका रिकॉर्ड रखना होता है। अबू सुफियान संगेड़ा साहब के फार्म पे हर जानवर का रिकॉर्ड है। सही। कि सुबह कितना दूध देता है, शाम कितना दूध देता है, कब ये नए दूध हुआ, कब इसने आगे काविंग करनी है, हर चीज का रिकॉर्ड है। जिसके पास एक जानवर है वो तो बहुत आसानी से मेंटेन कर सकता है। बिल्कुल। तो हम जब तक आदत नहीं डालेंगे जानवर की सेहत और उसकी हिफाजत की, तो उससे उतना फायदा नहीं ले सकते। जैसे पहले मैंने बात की हाइजीन की, अब बायोसिक्योरिटी है। हम हर बंदे को चाहते हैं कि मेरे आके जानवर देख। तो ये निज़ाम जरा थोड़ा सा अच्छे जानवरों के लिए नहीं करना चाहिए, या इतने फासले से जानवर दिखाएं कि वो उसको ना हाथ लगाया जा सके और ना ही वो जानवर वहां से आके कोई चीज मुंह में ले सके, और ना हमारे पांव वहां तक जाएं जहां पे जानवर फिर रहा है। तो ये जो बायोसिक्योरिटी है, ये हाइजीन है, इसके साथ अच्छी खुराक है। हम खुराक पे तवज्जो नहीं देते। खुराक हम डालने बहुत जगह देखा है कि बहुत सारे जानवर इस तरह बेचारे जो है वो बस नहीं, मैं ये कहता हूँ कट्ठा खाना होते हैं। कट्ठा खाना शायद इतना नुकसानदेह नहीं है, मियारी खाना देना बहुत जरूरी है। अब संगेड़ा साहब और इनके साथ के 2, 4, 10, 20 और दोस्त, वो अपने जानवरों की खुराक अपने जानवरों के हिसाब से खुद तैयार करते हैं। सही। अच्छा, वो शायद इनको इतनी सस्ती कमर्शियल से ना पड़ती हो, लेकिन बड़ी मियारी पड़ती है। तो जब तक मियारी खुराक, बेहतर संभाल, हम ज्यादा जोर इलाज और इस पे वैक्सीन पे देते हैं। तो वैक्सीन तो एक दफा करनी है साल में, या कुछ बीमारियों के लिए 2 दफा, लेकिन उसकी हिफाजत हमने हर रोज कर दी है। उसकी खुराक का लोग चारा तो डालना पसंद करते हैं, चारे की क्वालिटी के बारे में कभी नहीं पूछते कि जिससे चारा ले रहे हैं वो आगे जिससे ले रहा है। अब चौधरी साहब की तो अपनी है ना, यानी क्रॉप, तो इनको तो पूरा पता है मैंने किस क्रॉप पे कौन कौन चीज डाली है। अब जिस पे पूरी खादें नहीं देंगे तो वो उसमें उस चीज की कमी आएगी, वो आगे फिर जानवर को असरअंदाज होती है। तो खुराक संभाल में आती है, फिर खुराक के पोर्शन है, मुकव्वी राशन है, मुतवाजन राशन, वो देना बहुत जरूरी है। टोटल जानवर अगर अच्छे दूध देने वाले अच्छा जानवर है तो उसकी जरूरत भी ज्यादा है। तो ये सारी चीजें ना अल्टीमेटली अगर इसको देखें कि इनमें अगर कहीं पे कोई भी चीज कम है, बायोसिक्योरिटी हो गई, ये भी कंट्रोल में है। इसी तरह हाइजीन है, जानवर का नस्ब है कि वो अगर अच्छे नस्ब का नहीं है तो उस पर जितनी मेहनत कर लेंगे हम उससे उतना अच्छा रिवार्ड नहीं ले सकते। तो ये भी देखना है, वो कलिंग करनी है। आगे महकमा जो कुछ बता रहा है उस पे अमल करना है। और बहुत अच्छा है कि आप फार्म पे ना सही, फार्म के नजदीक तरीन अवेयरनेस प्रोग्राम जो है फार्मर खुद भी कंडक्ट करे, हमारे नुमाइंदों को बुला ले। क्योंकि हमें ज्यादातर ये होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचा सकें, लेकिन फार्मर हमारा बेसिक असल टूल है। तो असल तो ये समझ लें कि जो अच्छे फार्मर हैं वही हमारा इदारा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन चौधरी साहब की तरह के
कुछ और भी हैं दोस्त जो ये दर्जा रखते हैं कि हम उनके फार्म का रेफरेंस देते हैं। तो फार्मर को खुद भी चाहिए कि वो फार्मर से कांटेक्ट करे। अगर हम बाहर के मुल्कों की फार्मर गाइड बुक पढ़ लेना तो मेरा ख्याल है कि वो अच्छे भले कोर्स से बहुत बेहतर है। नहीं, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा अशद जरूरत है कि हमारे फार्मर्स को जो है वो वेल एजुकेट किया जाए जितना हो सके। जिस तरह अभी जदीद दौर है, जदीद मशीनरी, जदीद रिसर्चेस जो हैं वो की जा रही हैं और काफी जो है वो मुआशी हवाले से हम बात करें तो काफी लोग तरक्की कर रहे हैं इस चीज। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह संगेड़ा साहब खुद बताएं तो ज्यादा बेहतर है, वरना मैंने बता देना। मैं अभी सर से यही तो पूछ रही थी, हमने उस कॉलर आ गए तो उनसे बात होगी कि हमके जितने भी फार्मर्स हैं जो रखना चाह रहे हैं, फॉर्म्स बनाना चाह रहे हैं, तो उनको क्या जो है वो उनको मशवरा दें कि किस तरह के जानवर उनको रखने चाहिए और किस तरह उनका ख्याल रखना चाहिए। देखिए, मैं डॉक्टर साहब जो फरमा रहे हैं, जो इशारा फरमा रहे हैं, वो मैं होप के लिए ज़रूर कहना चाहूँगा, तरगीब के लिए, कि मैंने 2012 में रिज़ाइन किया जॉब से और मेरी उस वक्त कोई ऑलमोस्ट 2.5 लाख टेक होम थी। तो मैंने इसको एज ए बिज़नेस लिया, लाइफ स्टॉक को। ठीक है, अब जितनी सैलरी 10 साल गालिबन ये जून में मुझे होंगे फार्मिंग में आए, ठीक है, तो जितनी सैलरी मैं कंपनी से ले रहा था और जो गाड़ी मुझे कंपनी ने उस वक्त दी हुई थी 3000 सीसी, वो अब मेरे पास अपनी ज़ाती होगी, यानी जून में मुझे एक्सपेक्टेड है। और जितनी सैलरी मैं ले रहा था उससे ज़्यादा मैं अब आगे सैलरीज दे रहा हूँ। सही। और इसके अलावा ग्रोथ मैं क्या कहूँ कि शायद कोई मेरा एसेट इस वक्त कोई मैं कह सकता हूँ कि कोई 9-10 करोड़ का एसेट डेवलप हुआ है। तो कुरान पाक के अंदर भी है कि मवेशियों में हमने तुम्हारे लिए नफा रखा। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल तो ऐसी चीज नहीं है, इसको थोड़ा सेंसिबली और तरीके से और उस पैटर्न पे करने की जरूरत है जिससे ये बिजनेस बन सके। लास्ट कॉलर की जो बात आई, बड़ा अच्छा कवर किया डॉक्टर साहब ने उन्हें, उस हवाले से एंटेरोटॉक्सेमिया के हवाले से भी मैं बात करना चाहूँगा कि फार्मर को खुद एजुकेशन अगर हो तो इस बीमारी की वैक्सीन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिसेस से भी बचा जा सकता है। सपोज ये एंटेरोटॉक्सेमिया बच्चों में बकरियों की उस वक्त होती हैं, और ये याद रखें कि बकरियां ज़्यादा सेंसिटिव हैं एडल्ट एनिमल की निस्बत, कैटल की निस्बत, बफलो की निस्बत। तो इसमें ये होता है कि जब ये दूध बच्चों को पिलाएं, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो माँ के पास दूध ज्यादा होता है, बच्चे की कैपेसिटी कम पीने की होती है। तो ये मैनेज करना होता है हमने कि उसको इंटरवल्स में हम जाके दूध पिलाएं, 4 दफा दिन में, 5 दफा शुरू में, ताकि वो डाइजेस्ट कर सके। ये आंतों की बीमारी होती है, जब आप ओवर फीडिंग करेंगे तो बच्चों में ये बीमारी आएगी। और बड़े जानवरों में जब आप चारा चेंज करते हैं तो स्लो चेंज करें। ठीक, हाँ, उसमें ये लाजमी है कि कोई चारा, जैसे कि मौसम बदलता है तो हम चारे बदल रहे होते हैं, तो हम 10 दिन लें तकरीबन उसको पूरा उस पे जाने के लिए। हम 10% एक दिन में बढ़ाएं, फिर 10% दूसरे दिन बढ़ाएं, फिर इस तरह से करते हैं, तो उससे भी एंटेरोटॉक्सेमिया में काफ़ी फ़ायदा होता है। अच्छा, जिस तरह अभी आप चारे की बात कर रहे हैं, तो अगर एकदम लोग बहुत सारे कहते हैं कि फौरन चारा चेंज कर दिया जाए तो उससे कितना नुकसान पहुँचता है जानवर को? देखें, दुनिया में कहते हैं नकल करनी चाहिए जो आपसे बेहतर काम कर रहा हो। तो अनफॉर्चुनेटली हम लाइफ स्टॉक ओरिजिनेटेड कंट्री हैं, लेकिन गोरे ने काम करके हमसे बहुत आगे निकल गया है। तो उसने डिटेक्ट करके हमें बताया कि TMR खुराक के हवाले से बेहतर सोल्यूशन है टोटल मिक्स राशन। टोटल मिक्स राशन में वो क्या करता है कि वो एनर्जी की क्वांटिटी उतनी देता है जितनी जानवर को चाहिए, प्रोटीन की क्वांटिटी भी फीड में उतनी इंश्योर करता है, और फिर उसको होमोजेनाइज कर देता है। फिर उसमें माइक्रो मिनरल्स हैं, आपका कोबाल्ट है, सेलेनियम है, या कॉपर है, या फिर आप मेजर आप कर लें फास्फोरस है, इसी तरह से नाइट्रोजन है उसके अंदर। ये सारी चीजें वो एक फार्मूले के तहत उसको मिक्स करके देता है और पूरा साल एक चारा रखता है। सही। हमारे यहाँ 4 सीजन चेंज होते हैं, चारों दफा जब चारा है तो एनिमल की प्रोडक्शन जो है ना 15 दिन के लिए उसका ग्राफ अगर ऐसे जा रहा है तो वो ऐसे जाएगा, फिर ऐसा ऐसा ऊपर आएगा उस खुराक पे, चाहे आप पहले से बेहतर खुराक ही क्यों ना दे दें। क्योंकि जानवर का मैदा 4 स्टोमिक एनिमल है ये, इसमें खुराक वो खुद से नहीं उसको तोड़ फोड़ सकता, वो उसको बारीक कर देता है। आगे माइक्रोफ्लोरा होता है जो उसको इस काबिल बनाता है कि जानवर उससे फायदा उठा सके। नई खुराक का माइक्रोफ्लोरा डेवलप होने में तकरीबन 15 दिन लगते हैं। डॉक्टर साहब इसको ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे। तो उसमें हमें TMR की तरफ आना चाहिए और दुनिया के अंदर ड्राई मैटर बेस्ड चारा दिया जाता है। बिल्कुल, इस पे हम मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, हमें लेनी है ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा डॉक्टर साहब, उस वहीं से कंटिन्यू करेंगे जो है संगीड़ा साहब बात कर रहे थे कि किस तरह जो है वो इसको जो है जानवरों को, लाइफ स्टॉक को महफूज किया जा सकता है। देखिए, इसमें जो बुनियाद है, सबसे पहली चीज है कि अच्छा जानवर लिया जाए। वो थोड़ा महंगा तो जरूर मिलेगा, और फिर अच्छे जानवर की भी उतनी ही निगहदाश्त है जितनी के एक अमूमी जानवर की है। तो जब जानवर अच्छा होगा तो फिर उससे हम ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं, उससे ज्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि खुराक अपने इलाके में जितने भी जानवर कोई अच्छे पालने वाले हैं, अच्छे वो जानवर रखे हुए हैं और अच्छे खुराक दे रहे हैं, तो उनसे मुशावरत कर लें। अच्छा, किस तरह की ग़िज़ा जो है वो देनी चाहिए? देखिए, इसमें ग़िज़ा के हम दो हिस्से लेते हैं। हम एक लेते हैं ग्रेन्स पे, दूसरा हम फॉडर पे। बुनियादी तौर पे ये फॉडर इसकी एक बुनियादी ग़िज़ा है। खाली फॉडर पे भी पल सकता है, लेकिन सॉइलेज जो है वो पूरे साल में एक म्यारी खुराक का एक जरिया है। तो साइलेज संगीड़ा साहब तो शायद काफी अरसे से बना रहे हैं खुद। तो जो खुद बनाया जाता है तो उसमें आपको पता होता है कि ये किस चीज से बना जा रहा है, उसकी बनाने में क्या महारत चाहिए। ठीक, ये दोनों चीजें मैटर करती हैं आने वाले वक्त में। उसकी इस्तेमाल के दौरान जो फायदा है उसको ये रिलेट करती हैं, ये उससे मुताल्लिक है। तो अगर सिर्फ सॉइलेज का नाम लेके सॉइलेज डाला जा रहा है तो फिर पता नहीं लगता कुछ, ये फिर टॉक्सिन्स का जरिया भी बनता है। फार्मर इससे इतना ज्यादा वो उसको पता नहीं होता। तो बेहतर ये है कि जो इलाके में जो अच्छे फार्मर्स हैं उनके साथ रवाबत कायम किए जाए। महकमा जो होता है ये मुशावरत के लिए कम और मुआवनत के लिए ज्यादा है। लेकिन अच्छे फार्मर हर जगह पे हैं और हर रोज जाने की उनके पास जरूरत नहीं होती। उनसे टाइम लेके उससे सीखा जाए। जब तक कोई काम का बुनियाद आपको नहीं पता होगी, जानवरों का नंबर बढ़ा लेना, तो ये फार्मिंग नहीं है। फार्मिंग एक साइंस है, सेंस है, पूरे मुकम्मल तरीके से। एक साइंस और सेंस है। रखते हैं, हाँ जी, उनको चाहिए कि अपने रबाबत से वहां पे पालने का तरीकाकार उन्होंने किस तरीके से डेवलप किया है, खुद को आगे कैसे ले आए हैं। फिर उनकी रहनुमाई में जब ये फार्मिंग स्टार्ट की जाएगी तो वो हैजर्ड जो दूसरे किसी दोस्त ने पहले से देख रखे हैं वो नहीं आएंगे। महकमा फुल टाइम उनकी सपोर्ट में है। हमारी एक हेल्पलाइन है लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की, 0800092211 0800092211। ये 24 घंटे की मुफ्त हेल्पलाइन है। यहाँ से किसी भी वक्त कोई भी फार्मर वो रहनुमाई के लिए, इलाज मुआवजे के लिए या किसी भी किस्म की कोई उसको अगर कोई जरूरत है हेल्प की, तो ये इस हेल्पलाइन से हेल्प ली जा सकती है। सही। एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कमाल मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद है। हाँ जी, कमाल बोस साहब बोल रहा हूँ। जी जी, क्या पूछना चाहेंगे? ये मुझे पूछना चाहिए, फार्म बना रहे हैं कटो का, उसके लिए साइलेज वगैरह के लिए क्या चीज जरूरी है, बस यही पूछना था। जी बहुत शुक्रिया। जी सर। तो बेहतर ये है कि संगीड़ा साहब ने खुद बनाया है। मैं तो शायद उसके टेक्निकल हवाले से तो काफी कुछ बता सकता हूँ, लेकिन बनाने का जो सही तरीकाकार है इन्होंने बनाया है। मैं ये गुजारिश करूंगा कि संगीड़ा साहब खुद अगर बता दें तो फार्मर के लिए बड़ा आसान होगा, जब एक फार्मर ने जिस तरह से बनाया है। ये वैसे तो खैर बड़ा वसी टॉपिक है, लेकिन पाकिस्तान में जो हमने एक्सपीरियंस किया है, इसका मकई का साइलेज बनाया है। दूसरा पाकिस्तान के अंदर इसका जॉर्डल जिसको ओट्स कहते हैं, ठीक है, उसका साइलेज बनाया। और सोरगम जिसको ज्वार कहते हैं, सुडान ग्रास भी उसको कहते हैं, उसका साइलेज बनाया। ठीक है। तीनों चीज़ें ऐसी हैं जिसका दाना जब हाफ से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा पक जाए तो उस वक्त बनाना चाहिए। और इसका चॉपिंग साइज जो है वो 2 मिलीमीटर होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद इसकी प्रेसिंग इतनी होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा होनी चाहिए, बेसिकली हमने उसमें से ऑक्सीजन को रिमूव करना होता है ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो सके। सही है। तो वो 1 स्क्वायर फीट का अगर हम ब्लॉक उसमें से निकालते हैं तो उसका वजन 22 केजी या इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो उसके बाद फिर इसको एयर टाइट करना चाहिए। जब भी हवा लगेगी, बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसे है जैसे घर में अचार होता है,
तो ऑयल अगर उसके अंदर सरसों का तेल कम होता है तो जो अचार ऊपर नजर आ रहा था उसके ऊपर उल्ली आ जाती है जी। तो बेसिकली तेल का मकसद अचार के अंदर कुछ नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि हमने उसको हवा नहीं लगने देनी। ठीक। तो जो साइलेज हमने बना लिया है, चाहे हम उसको बंकर में रख रहे हैं, चाहे हम उसको खोल के डाल रहे हैं, हमने उसको ज्यादा देर हवा नहीं लगने देनी। सही। तो पॉलीथीन शीट होती है जिसमें उसको कवर किया गया होता है। जब जानवर को डालें तो उस वक्त पॉलीथीन शीट हटा के डालने के बाद फौरन वो पॉलीथीन शीट बंद करें और उसकी हवा हम बंद करें। इसी तरह से जानवर को डालना उतना चाहिए जो वो 2 से 2.5 घंटे में ख़त्म करके खा जाए। वहाँ अगर उसकी ट्रफ में भी पड़ा होगा तो फिर उसके ऊपर वहाँ फंगल आ जाएगी क्योंकि वो मॉइस्ट होता है। मोटी मोटी चीज़ें तो ये हैं, बाकी इसकी काफ़ी डिटेल्स हैं वो जो कि फिर बाद में हाँ, बड़ा लंबा टाइम चाहिए उसके लिए। अच्छा सर ये बताएं, जिस तरह जानवरों को इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, दूध के लिए भी अगर हम देखें तो काफ़ी उनसे दूध ज़्यादा लेने के लिए उनको केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, उसके हवाले से हमें बताइएगा। अब ये देखें एक इंजेक्शन ये कितना नुकसान है। हाँ, अब ये देखें लाइव स्टॉक को लोग पाकिस्तान के अंदर कहते हैं कि मुनाफा बख्श नहीं है, जबकि मुनाफा बख्श है। उसमें फ़र्क बड़ा ये है कि जानवर को हमने हर साल उससे बच्चा लेना होता है। यानी वो एनिमल उसने बच्चा दिया और 60 दिन के अंदर अंदर नॉर्मली अगर आपने उसकी बैलेंस डाइट रखी है, उसको भूखा नहीं रखा, उसकी सेहत ठीक है, तो उसको 60 दिन के अंदर अंदर दोबारा प्रेग्नेंट हो जाना चाहिए। सही। और जैसे ही एनिमल दोबारा प्रेग्नेंट होता है उसका मतलब ये होता है कि उसकी फिर कभी वो वीक नहीं होगा, क्योंकि हार्मोनल मादा के अंदर कुछ चेंजेस ऐसी आती हैं प्रेगनेंसी के बाद कि वो उसकी हेल्थ बेहतर रहती है। ठीक है। उसी डाइट के ऊपर। दूसरा उसका फायदा ये होता है कि जानवर आपके पास मेहमान नहीं खड़ा होता। सपोज उसने अगर 1 साल दूध दिया और 1 साल वैसे खाया तो समझे जो उसने हमें दिया हमसे वापस ले गया। सही। तो अगर हम उसको 60 दिन के अंदर दोबारा बैलेंस डाइट देने की वजह से उसको अगर हम प्रेग्नेंट करवा लेते हैं तो वो आपके पास 3 महीने मेहमान होता है, ड्राई टाइम पीरियड उसको कहते हैं। तो उसके अगेंस्ट हमें उससे ज्यादा जो उसने 3 महीने हमें नहीं देना, उससे ज्यादा का हमें बच्चा पाल के दे चुका होता है। सही। एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अरसलान साहब क्या कहना चाहेंगे? जो सैलरी पाई है ना, वो सैलरी के नाम ना दूध में स्मेल आ रही है, उसका क्या हो? ठीक है जी सर। जी, ये जब हम साइलेज ज्यादा देते हैं, ओवर देते हैं, तो उस वक्त दूध में स्मेल आती है। उसके लिए हमें भैंस के अंदर मैं कहूँगा ये दुनिया के स्टैंडर्ड हम फॉलो करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा R&D नहीं है। मैंने एक दफ़ा नसीम सादक साहब से भी रिक्वेस्ट की थी कि डिपार्टमेंट में को R&D डिपार्टमेंट एक बनाएं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारी मुकामी ब्रीड्स के हवाले से। अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि जानवरों के ऊपर जो भी रिसर्च है वो गोरे ने की है, हमने उठा के उसको रेप्लिकेट किया। हम खुद R&D से जो है वो रिसर्च नहीं, R&D हमने कहीं भी नहीं की। माजरत के साथ अगर किया है तो वो इतना कम है कि उसका जिक्र नहीं किया जा सकता। ठीक। उसमें ये है कि साइलेज जब भी डालें, बफलो को किसी सूरत भी दूध देते हुए 10 किलो पर डे से ऊपर नहीं डालना चाहिए। ठीक है। जबकि एक एक्सोटिक काऊ को हम 20-25 किलो डाल सकते हैं। और उसके अलावा हम उसमें मीठा सोडा जरूर यूज करते हैं क्योंकि इसमें फंगस होती है। ठीक है। और मीठा सोडा 100 ग्राम पर एनिमल पर डे हम जरूर डालेंगे जब साइलेज डाल रहे हैं। तो उससे वो डायूरेटिक होता है मीठा सोडा, उससे जानवर यूरिनेशन ज्यादा करता है, तो उससे फिर वो स्मेल वगैरह नहीं आती। और बाकी हमारे ट्रेडिशन है, हम 8 दिन में कोई मसाला उसको दे रहे होते हैं जिसमें प्याज, टमाटर और काला नमक और इस तरह की चीजें, अदरक वगैरह। ठीक है। तो इससे भी कंट्रोल हो जाता है। और तीसरी चीज उसके अंदर ये है कि जब आप ड्राई मैटर पूरा नहीं करते, दुनिया के अंदर फीडिंग होती है ड्राई मैटर बेस्ड। ठीक। हम साइलेज आ जाता है तो हम कहते हैं तूड़ी नहीं डालनी। जब हम तूड़ी डाल रहे हैं तो फिर कोई और चीज जब खत्म हो जाती है तो सिर्फ तूड़ी डाल रहे होते हैं। तो हमें ड्राई मैटर अगर हम इंश्योर करते हैं उसमें 3% ऑफ बॉडी वेट पर एनिमल, तो स्मेल नहीं आती। एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी जी साहिब साहब क्या कहना चाहेंगे? जवाहर हुसैन बोल रहा हूँ सरगोदा से। जी जी क्या कहना चाहेंगे? मैं बस ये पूछना चाह रहा था कि घर बैठे हैं ये डॉक्टर वगैरह हैं? जी जी डॉक्टर साहब हैं बिल्कुल। और साथ जो है अबू सुफियान संगेड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लाइव स्टॉक फार्मर हैं। अच्छा, अब मेरा कहना चाहिए मतलब आजकल तो इस तरह की जरा सी कोई बीमारी आ जाए तो नेट पे इस तरह चल जाता है कि जैसे दुनिया खत्म हो गई है। तो इसके मामले में तो बात करेंगे, उस पर पाबंदी लगाएं कि हर बंदा जो है ना वो डॉक्टर बच जाता है। कोई चीज आ जाती है लोगों में खौफ और राहत पैदा कर देते हैं कि मुर्गी ना खाएं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी सर क्या कहना चाहेंगे आप?
इसमें देखो दो तरफा ही है। गवर्नमेंट ने तो अपने चैनल ऑन कर दिए हैं, मतलब उनके, मैं ये एडमिट करता हूँ यहाँ के, इन्होंने जल्दी से क्या किया कि डॉक्टर्स को लाहौर बुलाया, कैपेसिटी बिल्डिंग की। अब हर जगह हमारा जो पंजाब का जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है वो अवेयर्ड है, अलर्ट है। अब बाकी फिर जिम्मेदारी जो है ना वो आधी फार्मर पे भी होती है कि वो अब कांटेक्ट करे किसी तरह से। अब तो मतलब मैं कहूँगा फार्मर को मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक लंपी स्किन डिजीज़ है तो आप नेट खोल लें। आप नहीं खोल सकते, आपका कोई बेटा, कोई बेटी, कोई भाई, तो उससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और डिपार्टमेंट से आप फ्री हेल्पलाइन है, वहाँ भी अगर हम कॉल करें। सर बहुत शुक्रिया, क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि उस पर बहुत ज्यादा वसी बात की जा सकती है, लेकिन टाइम का जो है वो शॉर्टेज है। तो आपका बहुत शुक्रिया संगीता साहब, आपको बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपको बहुत शुक्रिया, और इसके साथ ही हमारे नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया कि काफी इन्फॉर्मेशन आप तक जो है वो पहुंच गई होगी। और इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाए, दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन आपसे इजाजत लेनी होगी। कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल। और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।